हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए सर, फटाफट फटाफट से मुझे बता दो, इज इट स्ट्रीमिंग प्रॉपर्ली? ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ बढ़िया है? तो फिर आज है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ खत्म कर देंगे। चलिए सर, पढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए, we have to start today with Sales of Goods Act Unit 3 revision. If it's actually not a revision, basically we'll be trying to covering each and every particular concept in a short span of time. You can use this lecture just before your exams, and always whenever you are revising Sales of Goods Act Unit 3, ये lecture खोलो, पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से revision करो, and the unit will be yours. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 बात करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर कि किस मोमेंट पर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जैसे एक मैं बहुत छोटा सा केस लेता हूँ, ये एक पर्टिकुलर यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमने एक कार खरीदी, हमने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, पर कार शोरूम में खड़ी है। कार हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है पर कार शोरूम में खड़ी है, और ये हुआ कि शोरूम में आग लग गई, हमारी कार भी डिस्ट्रॉय हो गई। न्यू कार थी, हमने पैसे दिए थे, कार हमारे नाम पे अलग से हो गई थी और शोरूम में आग लग गई, वो कार जल गई। कब ओनरशिप ट्रांसफर हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। तब समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर कार का जो लॉस है वो कंपनी बेयर करेगी जिससे हमने कार खरीदी थी, क्या वो लॉस हमारा है, हम बेयर करेंगे। इसलिए द मोमेंट द ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड इज अ रियली रियली क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस व्हाइल इंटरप्रिटेटिंग द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए, नाउ सबसे पहले दी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप कब पास होती है? ये जो रूल्स होते हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता है सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 19(1) बोलता है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स के ऊपर कि आपने गुड्स को कैसे आइडेंटिफाई करे हैं, वो अनसर्टेन है, असर्टेन है या स्पेसिफिक है। और दूसरा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का क्या इंटेंशन है। नॉर्मल में इंटेंशन अलग हो सकता है पर आपके केस में इंटेंशन अलग हो सकता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टीज का इंटेंशन समझना पड़ेगा। दैट इज द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी रियली हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड द सेकंड इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी। चलिए सर, सबसे पहला है पार्टीज का इंटेंशन समझने का बेसिक कॉन्सेप्ट कि पार्टीज का इंटेंशन कैसे समझेंगे। तो पार्टीज का इंटेंशन समझने के पहले तीन चीजों को ध्यान रखो। एक दो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है उनके साथ, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज क्या है उनके साथ, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस क्या है। सबसे पहले तीन चीजों को ध्यान रखना है कि एक तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने और मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें टर्म्स क्या लिखी है, आपको और मेरा कंडक्ट क्या है, आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है, और क्या सर्कमस्टांसेस हैं केसेस के। उससे समझ में आएगा कि इंटेंशन क्या है पार्टीज का और कब ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है। रूल्स फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, क्या रूल्स है प्रॉपर्टी पास होने के लिए। तो हमको इसमें सेक्शन नंबर 19 से 22 का एक सेट पढ़ना है, फिर 23, 24, 25। 19 से 22 का एक सेट पढ़ना है, फिर 23, 24, 25 इस तरीके से पढ़ना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ 19 से 22 के बारे में ब्रीफ अप कर रहा हूं, फिर 23, 24, 25 देखेंगे। सेक्शन नंबर 19 से 22 बात करता है चाहे प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हो या असर्टेन, वो तब पास होगी जब हम चाहते हैं वो पास हो। When the property is specific or uncertain, the property will get passed. When it is specific or uncertain, it will get passed when the parties intend to get a transfer, when the parties want that really should this moment the ownership should get transferred. तो चाहे प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हो या असर्टन हो, इट पासेस व्हेन इंटेंडेड टू गेट पास्ड। सेक्शन नंबर 19(1) बोलता है, मतलब सेक्शन नंबर 19 से लेके 22 तक ये सारे प्रोविजन चलेंगे। सेक्शन नंबर 19(1) बोलता है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स, जब एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ स्पेसिफिक या असर्टन गुड्स का, प्रॉपर्टी तब पास होती है व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू गेट इट ट्रांसफर। सेक्शन 91 बोलता है, बहुत सिंपल सी बात है सर, जो पार्टीज का
इंटेंशन है, जो वो चाहते हैं, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर उस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है तो जो पार्टीज ने डिसीजन लिया है उस हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सेक्शन नंबर 19(1) बोलता है। 19(2) बोलता है कि सर आप कैसे पता करोगे कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है। तो पार्टीज के इंटेंशन के लिए आपको तीन चीजें देखना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये तो सर ऊपर की चीजें रिपीट हो रही है, डेफिनेटली यस। सेक्शन नंबर 19(3) बोलता है कि अगर आपका कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर होता है कॉन्ट्रैक्ट से तो बात अलग है, पर अगर ये डिफरेंट इंटेंशन अपीयर नहीं होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट से तो सेक्शन नंबर 20 से लेके सेक्शन नंबर 24 तक जो प्रोविजन है वहां से समझ में आएगा टाइम टू टाइम कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है। हम देखेंगे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हम देखेंगे इंटेंशन, हम देखेंगे सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, बट स्टिल सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक है। अभी अपन 22 वाला ही स्लैब पैक कर रहे हैं, तो 20 से लेके 24 तक के सेक्शंस आप धीरे धीरे चेक करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा पार्टीज का इंटेंशन क्या है। सबसे पहला, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो तो क्या, दूसरा जब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना हो तो क्या, और तीसरा कुछ करना है जिससे प्राइस पता चले। जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है मतलब अभी की अभी अगर मैं आपको डिलीवर करूं और आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बायर मना नहीं कर सकता है गुड्स को देख के, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। मैं एक बहुत छोटा सा आपसे एग्जांपल लेता हूं। हम लोग कार खरीदने जाते हैं तो जब आप कार फर्स्ट टाइम शोरूम से लेके या टू व्हीलर फर्स्ट टाइम शोरूम से लेके बाहर निकलते हो तो आपके स्पीडोमीटर पे नजर मारना, वो गाड़ी हार्डली कुछ चली हुई होती है, जबकि प्रैक्टिकली वो गाड़ी 10-20 किलोमीटर चली हुई ऑलरेडी होती है। ट्रायल टेस्टिंग होती है तब चलती है, शोरूम की गोडाउन बहुत पीछे, वहां से गाड़ी ड्राइव होके आ रही है शोरूम तक, तब गाड़ी चलती है। तो वो स्पीडोमीटर में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि स्पीडोमीटर की तरफ वो सारी केबल्स ज्वाइन करी हुई नहीं होती। जैसे ही आपने परचेस करी वो उसको पावर दे देते हैं, उसके बाद जितनी रीडिंग होगी सारी स्पीडोमीटर में आएगी। तो जब तक आप केबल्स नहीं जोड़ोगे क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में रहेंगे क्या? नहीं सर, ऑफ कोर्स नहीं। जब तक गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, जब तक गाड़ी का आरटीओ टैक्स पे नहीं होगा, क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में रहेंगे? नहीं। तो जब भी हम गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, अगर कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखना कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? अनकंडीशनल। अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर स्पेसिफिक गुड का सेल हुआ है, स्पेसिफिक गुड वो गुड जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपके लिए अलग कर दिए हैं। When there is a unconditional contract for sale of specific goods जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, प्रॉपर्टी तब पास होगी when the contract is made। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया उस मोमेंट पर प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। मतलब स्पेसिफिक गुड है, हाँ जी गुड स्पेसिफिक है। क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है? यस। क्या और कोई कंडीशन थी? नहीं। तो तीन बातें, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जिस मोमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट बना उस मोमेंट पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टाइम कब दे रहे हो पेमेंट का, डिलीवरी कब कर रहे हो, या दोनों आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, डिलीवरी या पेमेंट बाद में भी होगा तो चलेगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना बचा है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है स्पेसिफिक गुड्स का और सेलर को कुछ ऐसा करना है जिससे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आए, तो जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे और बायर को नोटिस नहीं मिलेगा कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक कार परचेस करी और आपने बोला मुझे उसकी जो रूफ है वो पूरी ब्लैक करानी है और टायर्स भी एकदम ब्लैक कराने हैं। गाड़ी व्हाइट कलर की, रूफ और टायर्स ब्लैक कराने, आपने मॉडिफाई कराने के लिए कंपनी के बंदे को बोला। आपने कार खरीद ली, कंपनी के बंदा आपके लिए गुड्स को, कार को मॉडिफाई कर रहा है। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएंगे? जब रूफ और टायर्स ब्लैक हो जाए और बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाए सर कि आपकी रूफ और टायर्स ब्लैक हो गए हैं, गाड़ी रेडी है, आप पिक कर लीजिए। When there is a contract of sale of specific good or seller is bound to do something for the purpose of putting them into deliverable state, the property does not passes until such thing is done and buyer has notice thereof। जब तक हम मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, जब तक आपको जो करना था आपने कर लिया है और बायर को इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर, हाँ सर गुड्स आपके लिए रेडी है।
क्लियर है? तो सर जब गुड डिलीवरेबल स्टेट में लाना है तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और सेलर को कुछ करना था उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, सेलर ने करा और बायर को नोटिस मिल गया, बायर को इन्फॉर्म हो गया, मैटर क्लोज हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, रेडी है सर, अभी की अभी ले लो, पर प्रॉब्लम ये है कि सेलर को कुछ करना है उसकी प्राइस पता करने के लिए, जैसे सेलर को वेट करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है, कुछ भी ऐसा करना है प्राइस पता करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नीता अंबानी जी ने एक कारपेट वाले को बुलाया और बोला कि हमारे पूरे घर में कारपेट लगने चाहिए और कारपेट एकदम प्योर मखमल के कारपेट्स लगने चाहिए। कारपेट वाला पूरा का पूरा रोल लेके आ गया, बोला मैडम बताओ पेंडिलिया में कहाँ कहाँ लगाना है। नीता अंबानी जी ने बोला वॉशरूम छोड़ के सब जगह लगा दो। बोला ठीक है मैडम लगा देते हैं। कितना खर्चा होगा नीता अंबानी जी ने पूछा। कारपेट वाले ने बोला मैडम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद नपती होगी जब एग्जैक्टली समझ में आएगा, मतलब या तो फिर मैं पूरा एरिया मेजर कर लूं उसके बाद समझ में आएगा कि कितना प्राइस है। तो जब गुड्स के डिलीवरेबल स्टेट में है यस, पर सेलर को क्या करना है, वेट करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है, कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि गुड्स की प्राइस पता चल सके। तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक ये चीज करी है और बायर को बता दिया है। जैसे ये चीज हुई है और बायर को बता दिया है कि सर इतना खर्चा होगा, बायर ने एग्री कर लिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। नेक्स्ट है गुड्स मस्ट बी असर्टेन, तो 20 से लेके 22 खत्म। अब नेक्स्ट सेक्शन का हमको पिक करना है, हम लोग हमारे चार्ट पे चलते हैं, मतलब सर ये वाला खत्म हो चुका है। दिस थिंग इज ओवर, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस गुड्स मस्ट बी असर्टेन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर, जब भी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो अनसर्टेन गुड्स है तो क्या होगा। सबसे पहला, अगर हमने अनसर्टेन गुड्स बेचे हैं बाय डिस्क्रिप्शन, हमने डिस्क्रिप्शन दिया तो हमने गुड्स को बेचे हैं, तो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स by description and in deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by seller with the assent of buyer or by buyer with the assent of seller। अगर हमने अनअसर्टन गुड्स बेचे हैं डिस्क्रिप्शन देके, डिस्क्राइब करके, चाहे हमने अनअसर्टन गुड्स या फ्यूचर गुड्स बेचे हैं डिस्क्रिप्शन से और वो डिलीवरेबल स्टेट में है, वो डिलीवरेबल स्टेट में है पर अनअसर्टन है, मैंने अभी आपके नाम पर अलग नहीं करा है। अमेजोन के गोडाउन में 5000 आईफोन 14 प्रो मैक्स पड़े हैं, वो सारे अनअसर्टन गुड्स है, माना डिस्क्रिप्शन देके बेचे हैं बट स्टिल अनअसर्टन है। अगर मैं अनकंडीशनली बिना कंडीशन लगाए एप्रोप्रिएट करता हूं आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब आपने 5 फोन ऑर्डर करे थे तो आपके नाम पर 5 फोन अलग करे हैं, either by buyer with the assent of seller or by seller with the assent of buyer, सेलर बायर से पूछ के या बायर सेलर की इच्छा से करता है। अगर मैंने उन गुड्स को अनकंडीशनली जैसे ही अप्रोप्रिएट कर दिया उस समय आपके लिए ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अमेजोन वाले ने जैसे ही आपका इनवॉइस देखा, उन्होंने बोला 5 आईफोन 14 प्रो मैक्स है, उन्होंने पांचों के पांचों आपके लिए अलग करके रख दिए, आइदर बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर और बाय बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर। एट दैट मोमेंट उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ये जो एसेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है या फिर इंप्लाइड भी हो सकती है, या बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन मेड कभी भी एसेंट आप दे सकते हो। पहला रूल अपन ने पढ़ा सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। दूसरा रूल है इसके अंदर डिलीवरी टू कैरियर। अगर आपने गुड्स किसी डिलीवरी कुरियर वाले को दिए हैं, क्योंकि ये गुड्स आपको डिलीवर करवाने या तो बायर को या ऐसे कैरियर को या बेली को जो बायर के बिहाफ पर है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल अगर आपने रिजर्व नहीं करा है, मतलब आप रास्ते में गुड्स को नहीं रोक सकते हो, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract, तो माना जाएगा कि आपने ये गुड्स अनकंडीशनली कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएट कर दिए हैं। मतलब अगर गुड्स मैंने आपके बिहाफ पर किसी डिलीवरी वाले को दे दिया है कि आप ये बायर को ट्रांसमिट करा दो या उनके बेली को या उनके एजेंट को, तो माना जाएगा ये गुड्स आपके बिहाफ पर अप्रोप्रिएट हो गए हैं अनकंडीशनली, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इन डेप्थ एनालिसिस देखें तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सर, इन गुड्स को मैं सिलेक्ट करूं, मैं अमेजोन के गोडाउन में गया, 5 आईफोन 14 प्रो मैक्स आपने जिस डिनोमिनेशन की बोले थे मैंने सिलेक्ट करे, with the intention of using them in the performance of the contract and with mutual consent of seller and buyer। आपने बोला था मैंने दे दिया, आपने बोला था 3 फोन जिसमें से गिफ्ट रैप करने, मैंने गिफ्ट रैप करा दिए, 2 नॉर्मल छोड़ने थे मैंने 2 नॉर्मल छोड़ दिए। क्लियर है? बड़े आगे
चलिए सर, इसके एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है 7 पॉइंट। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका हुआ है, किसी अनसर्टेन गुड्स का या फ्यूचर गुड्स का। गुड्स जो आप मुझे दोगे वो डिस्क्रिप्शन देना होने चाहिए और जो क्वालिटी स्टेट करिए वैसे होने चाहिए। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। ये जो गुड्स आप मुझे दे रहे हो किस स्टेट में होना चाहिए, किसी डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब डिलीवर करने जैसे होना चाहिए। ये गुड्स मैंने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करे हैं डिलीवरी के लिए एजेंट को या कैरियर को। एप्रोप्रिएशन सेलर की सेलर कर रहा है बायर की पूछ के, बायर कर रहा है सेलर से पूछ के। एसेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड होना चाहिए, एसेंट बिफोर या आफ्टर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, हो सकता है। ऑल द 7 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस चार्ट पे चले तो सेक्शन नंबर 22 खत्म हो गया है सर, सेक्शन नंबर 23 खत्म हो गया है, बिल्कुल सर 100% हो गया है। काफी सारा हमने आज पढ़ लिया है, 22 भी खत्म और 23 भी खत्म। अब पढ़ना है 24 और 25, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। तो सेक्शन नंबर 24, हमने गुड्स किसी को सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल करे हैं, ले जाओ जमे तो ठीक है, नहीं तो वापस करके चले जाना। जब हमने गुड्स करे हैं डिलीवर टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न और सिमिलर टर्म्स, प्रॉपर्टी किस मोमेंट पर पास होगी। हमको ये बताना है सर कि इन मोमेंट पर प्रॉपर्टी आप कब ट्रांसफर करोगे। जब सेल ऑफ गुड्स किस पे करा है, सेल ऑफ गुड्स अप्रूवल पर करा है, तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी जब बायर सिग्निफाई कर दे पहली चीज, उसका अप्रूवल की ये गुड्स में रख रहा हूं। हमने बोला बहुत बढ़िया सर। दूसरा, does any other act adopting the transaction, उसने वो गुड्स किसी और को भेज दिए, मतलब उसने गुड्स रख लिए। ए ने बी को 5000 शर्ट्स दी थी अप्रूवल पर, बी ने उस 5000 में से 3500 शर्ट्स आगे भेज दी सी को। तो बी ने जब 3500 शर्ट्स आगे भेज दी सी को, बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर कि बी ने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तभी तो वो गुड्स आगे गए हैं, तो उस समय ओनरशिप ट्रांसफर। गुड्स अप्रूवल पर 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, जब आपने सिग्निफाई कर दिया है आपका अप्रूवल या फिर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि आप ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो। और अगर वो अपना अप्रूवल सिग्निफाई नहीं करता है या एक्सेप्टेंस नहीं देता है, बट गुड्स को रिटेन करके रखा है विदाउट नोटिस ऑफ रिजेक्शन, ना उसने मना करा ना उसने हाँ करा, पर उसके पास गुड्स अभी भी पड़े हैं, द गुड्स आर विथ हिम विदाउट द नोटिस ऑफ रिजेक्शन। अगर हमने कोई टाइम फिक्स करा था गुड्स रिटर्न करने का, तो जैसे वो समय खत्म हुआ वैसे ही गुड्स उसके 3 मंथ्स के लिए अप्रूवल पर ले गया था 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को जब 3 मंथ्स के लिए अप्रूवल पर ले गया था, तो 3 मंथ्स कब खत्म होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक ना उसने हाँ करी ना करी। जैसे ही 30 सितंबर खत्म होगा, स्टिल गुड्स उसके पास है, ना वो मना कर रहा है ना वो रख रहा है ना हमको रिटर्न कर रहा है। जैसे ही टाइम एक्सपायर होगा वैसे ही वो गुड्स किसके हो जाएंगे, हम मानेंगे कि वो गुड्स उसने उसने रख लिए हैं, यानी उसने अप्रूवल दे दिया है। पर सर अगर हम कोई टाइम ही फिक्स नहीं करते हैं कि कितने समय के लिए गुड्स है, तो फिर एक रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद हम मान लेंगे कि वो गुड्स रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट मींस उसने गुड्स रख लिए हैं। और वो कुछ ऐसा करता है गुड्स के तरीके से जिसको माना जाता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिए हैं। जैसे सपोज उसने गुड्स आगे भेज दिए, उसने गुड्स प्लेज कर दिए, उसने गुड्स कहीं पर गिरवे रख दिए। हमसे वो गुड्स अप्रूवल लेकर ले गया, हमसे वो गोल्ड लेके गया घर पे दिखाने के लिए 2 दिन के लिए अप्रूवल पर, और वो गोल्ड उसने आगे कहीं पर गिरवे रख दिया, उसने वो गोल्ड रख के ऑन सिक्योरिटी पैसे ले लिए, माना जाएगा कि उसने गुड्स रख लिए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 के प्रोविजंस डिटेल्ड है, याद करने के बाद कई बार आप भूल सकते हैं। मी एज अ टीचर आई ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रू थिंग्स व्हाट एवर इट इज, आई एम गिविंग यू टाइम, टेक योर टाइम। हम लोग यहीं खत्म करेंगे। सबसे पहले गुड्स अप्रूवल पर उसने जैसे ही उसने अपनी अप्रूवल सिग्निफाई कर दी तब, या फिर कुछ भी ऐसा कर लिया कि उसने ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर लिया है तब। दूसरा, अगर वो अपनी सिग्निफाई अप्रूवल नहीं देता है और जो टाइम हमने फिक्स करा था वो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, पर हमने टाइम ही फिक्स नहीं कर रखा था, तो फिर बहुत लॉजिकल सी बात है, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम। तीसरा, कुछ भी उसने ऐसा करा है गुड के साथ विच इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, दैट इज ही प्लेजेस और सेल द गुड्स फर्दर, तो माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे ही गुड्स को उसने एक्सेप्ट कर लिया है हमारी तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। A sends B water motor on approval or return in March 2020. B to return it after trial in August 2020 तक करना था. Water motor was not returned within reasonable time and therefore A was not bound to accept it and B should pay the price. तो A accept नहीं करेगा बाद में उसको, और माना जाएगा कि सेल हो गई है और B को ये पैसे हमको देना पड़ेंगे.
सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस, जब हमने सेल गुड्स सेल करे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस आर सिमिलर टर्म्स दैट द गुड्स टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर, द प्रॉपर्टी देयरइन डज नॉट पासेस टू बायर अंटिल टर्म्स आर कंपाइल्ड, दैट इज कैश इज पेड फॉर, जब तक हम नहीं मानेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। लास्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारे चार्ट में हमने 4 सब एरोज बनाए थे 19 से 22, फिर 23, 24 और 25, 23 और 24 पढ़ लिए। लास्ट सेक्शन है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। हम किसी को गुड्स कुरियर कर रहे हैं तो हमको एक ऑप्शन मिलता है कि हम राइट ऑफ डिस्पोजल यानी रास्ते में उन गुड्स को रोक ले, उनको वापस अपने पोजीशन में ले ले, और हमारे पास एक राइट रहे, क्या राइट रहे, कि हम गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें। उसके ऊपर ये पूरा प्रोविजन बना है, पर ये सेक्शन पढ़ाने से पहले आई वांट टू नो इफ देयर आर एनी डाउट्स इन अप टिल हियर, प्लीज लेट मी नो। आई विल बी गोइंग वेरी स्लो विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर because I know there are at times when you will skip the path and change your paths not understanding, or there may be times that you may forget what we are trying to learn. Please let me know if there are any doubts till here to anyone. हाँ जी जल्दी बताओ। ओके बढ़िया, नो डाउट्स सर, नो डाउट्स, नो डाउट्स। यस, समबडी इज आस्किंग क्या सर हम क्वेश्चन आंसर्स भी इसी बैच में आज करेंगे? यस डेफिनेटली। चलिए सर, नो डाउट सर, आप पढ़ाओ और डाउट्स कैसे आ सकते हैं। अरे क्यों मजे ले रहे हो भाई हमारे सुबह सुबह। चलो, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये सेक्शन बोलता है कि सर आप प्रिजर्व कर सकते हो किस चीज को, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट प्राइस इज पेड। मैंने गुड्स डिस्पोज ऑफ करे, मुझे पैसे नहीं मिले, मेरे पास राइट होगा मैं रास्ते में गुड्स को रोकूंगा, मेरा पैसा लेना बचा है। ये सेक्शन प्रिजर्व करता है कि आप राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स सिक्योर कर सकते हो जब तक कि प्राइस नहीं पे करे बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू बायर। जब तक सामने वाले को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है उसके पहले मेरे पास राइट होगा, आई कैन होल्ड द गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा है स्पेसिफिक गुड का, आपके लिए मैंने वो गुड्स अलग रख दिए थे, अब ये गुड्स आपके हो गए हैं, या फिर गुड्स को हमने सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएट करे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अनसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, आपके लिए उस गुड्स को असर्टेन करे हैं, तो चाहे स्पेसिफिक हो या असर्टेन हो, I have an option to reserve the right to dispose of the goods until certain conditions have been fulfilled. कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है मेरे पास राइट है, मैं चाहूं तो राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर सकता हूं। In such a case, in spite of the fact that the goods have been delivered to the buyer or to the carrier or to the bailee for the purpose of transmitting the same to buyer, the property herein will not pass जब तक कि सेलर ने जो कंडीशन इंपोज करी है वो फुलफिल नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए एक्स ने, ये एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर लिख के आना, एग्जाम्पल के लिए एक्स ने एक फर्नीचर बेचा है एक कंपनी को ट्रक से, और ट्रक ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि गुड्स तब तक डिलीवर मत करना जब तक पेमेंट नहीं आ जाए, तो प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब पेमेंट आएगी। उसके पहले में गुड्स का राइट है कि मैं आई कैन रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मैं रास्ते में गुड्स को रोक के बेच सकता हूँ। भले मैंने कैरियर वाले को भी गुड्स दे दिए हैं, भले मैंने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि जैसे कुरियर वाले को गुड्स देते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट नहीं सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने रिजर्व करा है राइट ऑफ डिस्पोजल, इनफैक्ट सारे लोग ही रिजर्व करेंगे। ऐसे तो अमेजोन वाला जैसे डीटीडीसी को आपका फोन देगा आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, पर आपने तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर रखा है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप फोन भी ले लोगे और पैसे भी नहीं दोगे फिर तो इसलिए राइट ऑफ डिस्पोजल हमेशा रिजर्व करके चलते हैं। चलिए, मैंने फिर से कंक्लूड करा है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रहता है। पहला, अगर गुड्स हमने शिप करा है तो बिल ऑफ लेडिंग मिला होगा, अगर रेलवे से दिया है तो रेलवे रिसीट मिली होगी। फॉर कैरियज द गुड्स आर डिलीवर्ड to the order of the seller, then the seller will be prima facie deemed to have reserved the right of disposal। अगर मैंने इन लोगों को गुड्स दिए हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करा है, तो ऑफ कोर्स मैं गुड्स रोक सकता हूँ।
या फिर सेलर ने एक बिल बनाया है बायर के ऊपर फॉर अ प्राइस इन सेंडिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज अलोंग विद बिल ऑफ लीडिंग रेलवे रिसीट टू सिक्योर द पेमेंट देयरऑफ द बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट और पे द बिल। तो सर अगर आपको बिल पे नहीं करना है तो बिल ऑफ लीडिंग भी मुझे रिटर्न कर दो, मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न कर दो, मेरे को मेरे गुड्स भी रिटर्न कर दो। चलिए आहा, अब चैप्टर अलग धुन पकड़ने वाला है। आओ जरा इसके सुरूर समझे। रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विथ प्रॉपर्टी। ऑर्डिनरली तो ऐसा होता है सर कि जो ओनर उसकी रिस्क, जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो जो बॉल घुमाता था वो लेके आता था, वैसे ही सर जो ओनर उसकी रिस्क। अगर ओनरशिप जब तक मेरे पास है जब तक रिस्क सारी मेरी, जिस दिन से ओनर आप बन गए उस दिन से रिस्क सारी आपकी। Unless otherwise agreed, the goods must remain at seller's risk until the property therein transferred to buyer। बहुत लॉजिकल पॉइंट है। जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक गुड्स किसकी रिस्क में, सेलर की रिस्क में। जब तक कि हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है जब तक गुड्स किसकी रिस्क पर, सेलर की रिस्क पर जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर को, गुड्स बायर के रिस्क पर आ जाएंगे चाहे डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो। वेरी लॉजिकल पॉइंट। जब तक गुड्स सेलर के हैं सेलर के रिस्क पर, जैसे ही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को तो बायर गुड्स बायर के रिस्क पर, चाहे डिलीवरी दी हो या नहीं दी हो। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर गई यानी आप ओनर बन गए क्या? यस सर हम ओनर बन गए। अगर आप ओनर बन गए तो फिर आपकी रिस्क। रिस्क का मतलब सर ये है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर गुड्स को लॉस हो जाता है तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? दैट इज द रिस्क। तो वो रिस्क किसकी हो जाएगी? वो जो उसका ओनर है उसकी रिस्क होगी। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस तो बोलते हैं कि रिस्क इज बोर्न बाय बायर ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू हिम। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप स्पेशल एग्रीमेंट करके बोलते सकते हो कि रिस्क विल पास सम टाइम बिफोर और आफ्टर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड। एग्जाम्पल के लिए आपने एक गोल्ड शोरूम पे गए जहां पर गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलते हैं और आपने वहां जाके बोला कि सर मुझे एक रिंग बनवानी है, या शाम गया और उसको स्टेफी के नाम की रिंग बनवानी थी। उसने यहाँ पे रिंग पर टॉप पर क्या करा, बहुत बारीक बारीक अक्षरों में स्टेफी लिखवाया। उन्होंने बोला सर रिंग बनाने में टाइम लगेगा, मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए, 10 दिन बाद रिंग बना के दे देंगे। शाम ने पे कर दिया, उसने बोला ओके। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जैसे ही रिंग बन के रेडी हो गई, क्योंकि फ्यूचर गुड्स और बायर को फोन कर दिया कि सर आपकी रिंग रेडी है, गुड्स बायर के हो गए। गुड्स बायर के हो गए तो बायर ओनर बन गया, तो सारी रिस्क किसकी हो गई? ओनर की हो गई। उनका 29 जनवरी के दिन रात को हमारे पास फोन आता है 7 बजे की सर वो स्टेफी वाली रिंग रेडी है आप पिक कर लीजिए। ने बोला सर मैं 2 दिन बाद लूंगा। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, पर अब आप ओनर हो, ये गुड्स आपके हैं। उसने बोला ठीक है। 29 जनवरी के दिन रात को चोरी हो गई, स्टेफी वाली रिंग भी चोर ले गए। बताओ, आपको ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई थी 29 जनवरी वाले दिन रात को ही, पर प्रैक्टिकली तो आप बोलोगे सर मैं क्यों बेयर करूं, ये तो आपकी दुकान से चोरी हुई, ये तो आपका लॉस है, आप बेयर करो, या तो आप मेरे को दूसरी रिंग बना के दो, या उतने अमाउंट का गोल्ड दे दो, या उतना अमाउंट रिटर्न कर दो। तो कई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जब आप सामने वाले से एग्रीमेंट कर लोगे कि सर भले ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है पर रिस्क अभी भी आपके ऊपर रहेगी। भले आप मुझे ओनरशिप दे रहे हो, मुझे पता है गुड्स मेरे हो गए हैं, पर रिस्क आपके ऊपर रहेगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस रिस्क विल नॉट फॉलो ओनरशिप। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जब आप उनसे केस करोगे। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऑलवेज रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। Exception is follows ownership का is provides that where delivery of goods has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the property in fault as regards any loss which may occurred। अब सर आपने डिलीवरी लेट कराई, डिलीवरी आपको समय से करानी थी, आपने डिलीवरी लेट करवाई है, तो डिलीवरी लेट जिसके कारण से हुई है, अगर बायर के फॉल्ट से हुई है तो बायर रिस्पेयर करेगा। सेलर के पार्ट पर डिलीवरी लेट हुई है, सेलर के फॉल्ट से हुई है, तो सेलर रिस्क बेयर करेगा। डाउट है कुछ? हाँ हाँ ओके।
ठीक है, किसी का क्वेश्चन है सर कि हमने कार का, आपने जो एग्जांपल लिया था, कार गोडाउन में खड़ी थी, कार हमारे लिए रेडी हो गई थी, हम 15 दिन के लिए बाहर चले गए, फाइन। अब आपने उनसे एग्रीमेंट क्या करा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने उनके साथ एग्रीमेंट करा है और ये बोला है कि सर मैं जब तक कार फिजिकल पोजीशन में नहीं लूंगा तब तक सारी रिस्क आपकी, तो फिर सेलर बेयर करेगा। अदरवाइज जिस मोमेंट आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, रिस्क आपकी हो जाएगी। तभी आप समझो जितने ऐसे रिस्की बिजनेस होते हैं सब इंश्योरेंस कवर के ऊपर चलते हैं। ऐसा हुआ है, एक दो प्रैक्टिकल केसेस भी हुए हैं जिसमें कार आपके लिए रेडी होके खड़ी थी, पेड़ के नीचे खड़ी थी, रात को बारिश का सीजन था और ऊपर से क्या हो गया, पेड़ गिर गया, कार डिस्ट्रॉय हो गई, कौन ओनरशिप लेगा? कंपनी वाले बोलेंगे हम क्यों 6 लाख रुपए बेयर करें, हमने तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। बायर बोलेगा मैंने तो डिलीवरी ली नहीं ली है तो मैं क्यों ओनरशिप लूंगा। या आप ऐसे समझो, आप एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल समझो, जब आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेजते हो, नॉर्मल जनरल चेकअप एंड सर्विसिंग के लिए साल में 1-2 बार आप भेजते हो, आपने आज गाड़ी ली, वो बोलते सर हम आपको कल गाड़ी देंगे, हमने बोला ठीक है, हम तो ओनर कब से बन गए उस गाड़ी के। अब हमने उसको गाड़ी दी है और रात को ही सर्विस सेंटर में आग लग गई, रात को ही सर्विस सेंटर में आग लग गई तो क्या होगा सर, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा उस गाड़ी की? आप बोलोगे कंपनी उठाई, कंपनी बोलोगे ओनर, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करो, हम क्यों बेयर करें। ध्यान रखना ये केसेस बेलर बेली वाले हैं। आपने किसी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स दिए, स्पेसिफिक पर्पस खत्म होते से आप उसको एज इट इज गुड्स लौटाना, नहीं लौटाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए क्योंकि गुड्स आपने कंपनी को सर्विसिंग पर भेजी, कार या टू व्हीलर अपनी कंपनी को सर्विसिंग पर भेजी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस बेलर रिस्पॉन्सिबल है, यानी सॉरी बेली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको डैमेजेस के लिए पे करेगी। Next to this, prima facie passes with the property. Owner of the goods must bear the damage or the loss unless otherwise agreed. जो भी ओनर है वो bear करेगा, जो भी डैमेज या लॉस होंगे वो। According to section 26, the goods remain at the seller's risk until the property is passed to buyer. After the event, they're at buyer risk when the delivery has been made or not. जब तक seller के पास ownership है, seller responsible. जब से seller के पास ownership नहीं है, buyer responsible. Qualification of above rule: if delivery has been delayed by fault of seller or buyer, goods shall be at the risk of party on default. ध्यान रखना, अगर डिले करी है आपने डिलीवरी, तो बायर के कारण डिलीवरी डिले हुई तो बायर रिस्क लेगा फिर, और सेलर के कारण डिलीवरी लेट हुई तो सेलर रिस्क लेगा। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर और बेली ऑफ गुड्स फॉर अदर पार्टी रिमेन अनअफेक्टेड। पहले रिस्क जनरली पास हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सर, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। कौन से ऐसे केसेस हैं जब नॉन ओनर आपको टाइटल गुड्स का दे सकते हैं? व्हाट आर द केसेस इन विथ टाइटल नॉन ओनर्स भी आपको ट्रांसफर कर सकते हैं? 4 बार तो एग्जाम में आया हुआ है, ये मुझे ईयर वाइज ध्यान है, अभी हम लोग स्कैनर करेंगे तब भी देखेंगे। 4 times asked in exam this particular question. Subjected to the provisions of the act and any other law for timing in force, जब गुड्स सेल करता है by a person who is not the owner thereof। कौन गुड्स बेच रहा है? जो बंदा ओनर ही नहीं है वो। या फिर who does not sell them under the authority or consent of the owner। मैं ओनर ही नहीं हूं और मैं गुड्स बेच रहा हूं, या फिर मुझे अथॉरिटी नहीं थी बेचने की आपके गुड्स और मैं बेच रहा हूं, तो इनफैक्ट जो बायर है जिसने ये गुड्स खरीदे हैं उसको बेटर टाइटल मिल ही नहीं सकता है। मैं एक दिन रात को आपका टू व्हीलर चोरी करके सॉरी मैं एक दिन रात को आपका टू व्हीलर चोरी करके लेके आ गया, अगले दिन सुबह मैंने किसी को बेच दिया, 1 लाख रुपए की एक्टिवा 25,000 में बेच दिया, आराम से बायर लेके चले गया। मैंने 1 लाख रुपए की एक्टिवा 25,000 में जब किसी को बेच दी है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब मैं ओनर ही नहीं हूं, मेरे पास टाइटल ही नहीं है, तो मैं टाइटल ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूं। Then in that particular cases, buyer acquires no better title to the goods than the seller unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying seller's authority to sell। जबकि ओनर अगर बोल रहा है कि नहीं नहीं इसको अथॉरिटी टू सेल नहीं थी, तो मैं गुड्स कभी भी बेच नहीं सकता हूं। चलो सर एनालिसिस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल यू रूल तो ये है कि रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज सेलर इज कैन नॉट ट्रांसफर द बायर गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर मेरे पास ही टाइटल नहीं है तो मैं दे कैसे सकता हूं, और अगर सेलर ओनर का गुड्स का नहीं है देन द बायर विल नॉट बिकम द ओनर। इस रूल का नाम होता है, ध्यान रखना, नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। क्या सर एग्जाम में लिखना है? बिल्कुल हाँ।
जो चीज आप जिस चीज के ओनर ही नहीं हो, आप किसी को वैसा टाइटल पास नहीं कर सकते। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, विच मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो तुम्हारे पास ही नहीं है वो तुम किसी और को नहीं दे सकते हो। इसके एक्सेप्शंस हैं। इन सारे केसेस में नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। ये सारे वो केसेस हैं जहां पर नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। कितने केसेस हमको इसमें पढ़ना है? वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड 8 इवन केसेस, 8 केसेस जब नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। एग्जाम में मिनिमम 4 बार तो स्कैनर में आया हुआ क्वेश्चन, 4 times asked in exam। ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो ये डिसाइड करेगा कि आप रैंकर हो या नहीं हो, या अगर आपकी लॉ की प्रिपरेशन ठीक नहीं हुई है तो आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, क्योंकि 8 पॉइंट और ऊपर का कंटेंट मिनिमम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आप समझ लो 10 नंबर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में सही कर दिया, 60 में से 10 का एक क्वेश्चन करेक्ट मार दिया आपने तो यूं ही पास हो गए, अब पेपर में कुछ बचेगा ही नहीं। और 10 में से 0 हो गए तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज पे चले जाएगा। सबसे पहले हम ऐसे 8 केसेस पढ़ेंगे जबकि नॉन ओनर्स ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला है मर्केंटाइल एजेंट। अगर हमने किसी एजेंट को बोला है कि भाई आप हमारे बिहाफ पर गुड्स बेचो, जो कि नॉर्मली होता है आप प्रॉपर्टी बेचते हो, जब आप किसी एजेंट को अपॉइंट करते हो उसको बोलते हो मेरे बिहाफ पर गुड्स बेचो। आपको सेकंड हैंड कार बेचनी होती है तो आप एक कार डीलर के पास जाते हो, गुड्स का पोजीशन उसको हैंडओवर करते हो और उसको बोलते हो कि सर आप मेरे बिहाफ पर गुड्स को बेचो। A sale is made by a mercantile agent of goods for document or title would pass a good title to buyer। अगर ये सब केस होते हैं तो एजेंट ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। पहला, जब ये गुड्स उसकी पोजीशन में है या उसके पास डॉक्यूमेंट है विद द कंसेंट ऑफ द बायर, कर दिया मैंने इसको सेलर कर देना, ठीक है, नोट्स में चेंज कर लेना प्लीज, सेलर है ये। अगर सेलर की कंसेंट से मेरे पास गुड्स पोजीशन में है या उसके डॉक्यूमेंट से बेचने के लिए। दूसरा, अगर सेल हमने करी थी व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज मर्केंटाइल एजेंट, वो नॉर्मली में मर्केंटाइल एजेंट है और उसने सेल करी, उसका रोज का काम है ऐसे गुड्स को बेचना है, और बायर गुड फेथ में है और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उसको ये नोटिस ही नहीं था कि सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। अगर बायर गुड फेथ में गुड्स लेके जा रहा है, हमने हमारे पोजीशन दे रखा है मर्केंटाइल एजेंट को, या फिर हमने उसको डॉक्यूमेंट दे रखे हैं और वो जो सेल कर रहा है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऐसे लोगों के लिए एजेंट्स बन के माल बेचना, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस वो एक नॉन ओनर होकर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा केस, मर्केंटाइल एजेंट होता कौन है? बेसिकली जो कस्टमर यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स बेचता है, कंसाइन करता है, खरीदता है या मनी रेस करता है सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी ये डेफिनेशन देखी थी। नेक्स्ट है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अगर जॉइंट ओनर्स है, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ओन करी, उनमें से कोई एक बेच रहा है, तो अब आप समझो कि ABC 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने क्या करा था, जब ये लोग स्टूडेंट थे तो तीनों ने मिलकर एक कार ले ली थी, क्योंकि क्या होता था बहुत ठंडी होती थी दिल्लियों में सुबह, तो ये जा नहीं पाते थे कॉलेज स्कूल्स और क्लासेस और अपनी सीए की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर एक गाड़ी ले ली थी। तीनों ऑन पेपर ओनर थे उसके। अब बी और सी दोनों सीए बन गए और बी और सी बाहर जॉब में चले गए, दोनों फॉरेन में है, दोनों को गाड़ी की जरूरत नहीं है। ए अकेला बचा है, ए अकेला चाहे तो क्या गाड़ी बेच सकता है? क्या प्रॉब्लम ये है सर ए बी और सी तीनों ऑन पेपर ओनर है तो क्या ये बेच पाएगा? क्या केस ये है, आओ देखते हैं। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स एज सोल पोजीशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ द कोनर, अगर आपके पास सोल पोजीशन है और आपने परमिशन ले रखी है, किसकी परमिशन ले रखी है? को ओनर्स की, यानी बचे हुए सारे ओनर्स की परमिशन ले रखी है, और गुड्स आपके पोजीशन में है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी किसी और पर्सन को गुड फेथ में, और कॉन्ट्रैक्टर सेटल करते टाइम उसको बस ये नहीं पता होना चाहिए कि यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू सेल। मतलब बचे हुए दूसरे दोनों फ्रेंड्स ने अगर इसको बोला है कि हाँ गुड्स बेच दे और गुड्स अकेले इसी की पोजीशन में है, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस ये गुड्स को बेच सकता है। तीसरा केस, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको केस पढ़ने के पहले हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। शाम ने फ्रॉडलेंटली एक डायमंड रिंग स्टेफी से ले ली, फ्रॉड करके स्टेफी से डायमंड रिंग ले ली। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था स्टेफी के ऑप्शन पर स्टेफी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ही नहीं करा और शाम ने रिंग एक इनोसेंट परचेसर को यानी नैन्सी को दे दी। क्या नैन्सी को गुड टाइटल मिलेगा? यस, और नैन्सी रिंग वापस नहीं करेगी।
अब हेडिंग आओ, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने कुछ गुड्स बेचे हैं जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास थे, तो हम किसी को बेटर टाइटल दे सकते हैं, प्रोवाइडेड सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। मैं आपको डरा के धमका के आपसे एक एक्टिवा अपने नाम पर ट्रांसफर करा ली, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, आप चाहते तो तोड़ सकते थे कॉन्ट्रैक्ट को, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं छोड़ा तो मेरी गलती थोड़ी। मेरे को लगा आपको नहीं करना है डील खत्म, आपको लगा ले गया एक्टिवा तो ले गया, सर छोड़ो कौन उलझेगा लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था पर आपने एग्जीक्यूट नहीं करा तो फिर तो वैलिड हो गया मेरे लिए। तो मैंने ये गुड्स आगे किसी को बेच दिए, मैंने जब ये गुड्स आगे किसी को बेचे हैं तो उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। फोर्थ है सेल बाय एन अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर होता है, उसको कई बार राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करनी पड़ती है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हम अगले यूनिट में देखेंगे। राइट ऑफ लीन मतलब गुड्स हमारे पास है तो रोक लिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब गुड्स रास्ते में है तो हमने रोक लिए। वो गुड्स रीसेल कर सकता है, बायर को गुड टाइटल मिलेगा एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, भले ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई पर आप पैसे नहीं दे रहे थे, मैंने गाड़ी आपसे ले ली, मैंने गुड्स आपसे ले ली और ये गुड्स मैंने और किसी को बेच दिए हैं, तो चाहे मैं लाइट ऑफ लीन में बेचूं या रास्ते में रुकवा के गुड्स बेचूं, अगर मैं एक अनपेड सेलर हूं तो मेरे से वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर होगी। 4 केस हमने कर लिए, 4 केस और करने हैं हमको। फिफ्थ केस है सेल बाय वन हु इज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। अगर मैं गुड्स आपको बेच चुका हूं पर गुड्स अभी ही मेरे पोजीशन में है, बट किसी रीजन से मैं अब आपको आगे गुड्स नहीं बेचूंगा और मैं गुड्स किसी और को बेच दिए, समझना बात को, मैं ए हूं, आप बी हो और ये सी है। मैंने गुड्स बी को बेचे थे, ओनर बी था और गुड्स मेरे पोजीशन में थे, किसी रीजन से मैं बी के साथ डील एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं और ये गुड्स अभी मेरे पोजीशन में थे और मैंने सी को बेच दिए, तो क्या सी को वैलिड टाइटल मिलेगा? यस, बट लॉजिकल बात देखोगे तो बी है ओनर, मैं तो अब नॉन ओनर हो गया, मेरे पास तो सिर्फ पोजीशन बचा था, स्टिल मैंने गुड्स को बेचे हैं। इफ अ पर्सन हैज सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूस पोजीशन देयर of document title to goods, he may sell them to a third person if such person obtains delivery in good faith without notice of previous sale, he would have a good title to the goods। दो की अब ऑफ कोर्स ये बात है कि फिर वो सामने वाला मुझसे अमाउंट रिकवर करेगा। ए ने बी को गुड्स देने थे, ए ने बी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी पर गुड्स मेरे यहीं पड़े थे फिजिकली, ये गुड्स मैंने उठा के सी को बेच दिए, तो सी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सी को थोड़ी पता है कुछ भी बारे में, तो सी तो वैलिड ओनर बनेगा, सी का प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी के क्या नहीं, मेरे और उसके बीच में डिस्प्यूट्स चलते रहेंगे। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, जब ओनर ने स्टॉप कराया उसके कंडक्ट से, डिनाइंग सेलर अथॉरिटी टू सेल द ट्रांसफर, ही विल गेट अ गुड टाइटल अगेंस्ट द ट्रू ओनर। स्टॉपल मतलब मैं कुछ और हूं और मैंने रिप्रेजेंट कुछ और किया है और मैंने आपको कुछ बेचने की कोशिश करी है, अगर मैं ऐसा करता हूं और कुछ बेचने की कोशिश करता हूं तो सामने वाले को वैलिड टाइटल मिलेगा। 7th केस है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेस्टेड टू हिम। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेस्टेड टू हिम, बहुत ध्यान से समझना। ए ने बी को गुड्स सेल करे 10th मार्च को, ए ने गुड्स बी को गुड्स डिलीवर करे 12th मार्च को, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ गुड्स डिलीवर हुए। ए ने बी को ओनरशिप ट्रांसफर करी 14th मार्च को, 10th मार्च को डील हुई, 12th मार्च को गुड्स मैंने आपके डिलीवर कर दिए और ओनरशिप आपको 14 मार्च को ट्रांसफर हुई, पर 12th और 14 मार्च के बीच में आता है 13 मार्च, मैंने जैसे आपको गुड्स पोजीशन में दिए थे 12th मार्च को, आपने वैसे ही उसको सेल कर दिया और 13 मार्च को आगे डिलीवर कर दिए। प्रैक्टिकली तो आप ओनर का बन रहे हो 14 मार्च को, पर आपने उसके पहले किसी और को गुड्स भेज दिए। ऐसे केस में अगर सामने वाले ने गुड फेथ में गुड्स लिए हैं तो फिर वो वैलिड ओनर बन जाएगा, क्योंकि 13 मार्च के दिन तो आपसे गुड्स का पोजीशन होल्ड कर रहे थे, आप ओनर नहीं बने थे, मतलब नॉन ओनर ने गुड्स बेचे हैं तो भी चलेगा। व्हेन अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी देन passes to him, he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtains the delivery of goods in good faith without a notice of lien or other right of disposal, he would get a better title to them। And the last is sale under the provisions of the act, जब अगर सेल करता है कोई ऑफिशियल रिसीवर या फिर लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, विल गिव अ परचेसर अ वैलिड टाइटल। भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, कोर्ट ने वाइंड अप कराई मेरी कंपनी को, अब ऑफिशियल लिक्विडेटर ने सारे एसेट्स टेक ओवर कर लिए, ऑफिशियल लिक्विडेटर तो ओनर नहीं है, वो नॉन ओनर है, तो भी वो गुड्स को आगे बेच सकता है। या फिर हमने गुड्स खरीदे फ्रॉम द फाइंडर ऑफ द गुड्स, किसी को गुड्स पड़े हुए मिल गए, अब ये गुड्स तो उसके हो गए, कोई उससे ले ही नहीं रहा है, कई सालों बाद ये गुड्स उसके वो ओनर हो गया, अब ये गुड्स हमने आगे किसी को बेचे हैं तो भी चलेगा। और अगर सेल करा है किसी पौनी ने तो वो एक गुड टाइटल कन्वे कर सकता है बायर को, सेक्शन नंबर 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, इंटर में पढ़ेंगे, इतनी लोड की बात नहीं। अब आते हैं सर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिलीवरी और रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन नंबर 31 एंड 32, आप मुझे बताओ कब माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया है? जब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, पहला। दूसरा,
सामने वाले ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए और आपको पेमेंट मिल गई, बस सामने वाला इससे ज्यादा और क्या परफॉर्मेंस देगा आपको। जब हमने परफॉर्मेंस दिया है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी हमने गुड्स डिलीवर कर दिए, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दिया डिलीवरी के लिए और पेमेंट ऑफ प्राइस भी हो गया है बाय बायर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो माना जाएगा परफॉर्मेंस हो गया है। डिलीवरी का मतलब होता है जब मैं अपनी इच्छा से पोजीशन आपको ट्रांसफर कर दूं, व्हेन द पोजीशन गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज नोन एज डिलीवरी। पॉइंट्स फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजीशन नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी दे दूंगा तो माना जाएगा गुड्स है, या मैंने ऐसा कुछ कर लिया कि गुड्स आपके कंट्रोल में आ गए तो माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं। इफ पोजीशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन, तो फिर उसको डिलीवरी नहीं बोलते। आप मेरी कार मुझे डिलीवर नहीं कर रहे थे, मैं डरा के धमका के आपसे गाड़ी लेके गया, उसको डिलीवर नहीं बोलेंगे, भले फिजिकल पोजीशन मेरे पास है, स्टिल वो डिलीवरी नहीं है। कैसे करना है सर डिलीवरी? डिलीवरी करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक्चुअल करो, सिंबलिक करो, कंस्ट्रक्टिव करो। डिलीवरी करने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी ऐसा काम कर दो जो कि माना जाए डिलीवरी है और सामने वाले के पोजीशन में गुड्स आ जाए, या फिर बायर के पोजीशन में आ जाए, या फिर बायर के बिहाफ पर किसी भी पर्सन के पोजीशन में गुड्स आ जाए, तो माना जाएगा डिलीवरी है। सेक्शन नंबर 31 बहुत छोटू सा सेक्शन बात करता है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। सेलर एंड बायर की ड्यूटी क्या है? सेलर की ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना और बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करना और पे करना अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ना फुद्दू सा कॉन्सेप्ट। सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स डिलीवर करना, और बायर की ड्यूटी क्या है? गुड्स आए तो वेलकम करो, एक्सेप्ट करो, चेक करो, पे करो, मैटर क्लोज करो। पेमेंट्स एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। कब होना चाहिए सर पेमेंट? जब तक अगर आपने कुछ और एग्री नहीं करा तो डिलीवरी होते समय ही पेमेंट होना जरूरी है। उसके पहले कर दो तो ठीक है, पर लास्ट मोमेंट है जब मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं, जब आपको पे करना पड़ेगा। द सेलर शेल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन एंड द बायर शेल बी रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब सेलर पोजीशन देना चाहे और बायर पोजीशन लेके प्राइस देना चाहे। यहां के बाद है सेक्शन नंबर 33 से लेके 44 की चेन। ये सेक्शन नंबर 33 से लेके 44, ये इतने सारे ब्लैंक्स में इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि मैं क्लास में एक एक सेक्शन पढ़ाते वक्त यहाँ पे नोट कराता हूं। तो सेक्शन नंबर 33 से लेके 44 आपको लाइन से याद बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी स्टूडेंट को ये सेक्शन लाइन से याद नहीं करने हैं, एक एक सेक्शन के अंदर का कंटेंट पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो। सबसे पहला डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which party shall be treated as delivery। डिलीवरी का मतलब है सर कुछ भी ऐसा करना जो पार्टीज ने बोला है हम इसको डिलीवरी मानेंगे, या फिर जिसका इफेक्ट ये है कि वो गुड्स बायर के पोजीशन में ला रहे हैं या बायर के बिहाफ किसी भी पर्सन के पोजीशन में ला रहे हैं, उसको माना जाएगा कि वो गुड्स डिलीवरी है। नीता अंबानी ने कोई चीज ऑर्डर करी तो नीता अंबानी थोड़ी डिलीवर करने आएगी, नीता अंबानी के बिहाफ पर किसी और को भी आपने डिलीवर कर दिया तो माना जाएगा कि बायर के बिहाफ पर डिलीवरी है, यानी डिलीवरी हो चुकी है। अगर मैं पार्ट डिलीवरी करता हूं, मतलब आपने मेरे को 100 शर्ट्स ऑर्डर करी है और मैं आपको 20 शर्ट्स के 5 ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूं, तो अगर मैं डिलीवरी पार्ट में करता हूं, इफ अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द होल, मैं पूरा दे रहा हूं पर अभी सिर्फ मैंने आपको 20 लॉट्स के 2 शर्ट्स 20 शर्ट्स के 2 लॉट्स यानी सिर्फ 40 शर्ट्स दी है, अब बची हुई डिलीवरी करना बचा है, इट हैज द सेम इफेक्ट एज डिलीवरी ऑफ द होल। जो मैंने 20 के 2 लॉट दिए उनका भी वही इफेक्ट होगा जो मैं आपको 100 यूनिट्स एक साथ डिलीवर करता हूं उसका लॉट होता है। But a delivery of part of the goods with an intention of serving it from the whole does not operate a delivery of remainder। मेरे को 100 में से 20 ही दिए हैं और 80 देना बचे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 80 भी डिलीवर हो गए। बट नहीं सर, जो मैंने आपको 20 के 2 लॉट डिलीवर करे हैं उसका इम्प्लीकेशन भी वही होगा जो 100 का होगा। मतलब अगर आपका और मेरा एग्रीमेंट है कि डिलीवरी होने के 3rd डे पर पेमेंट होगा, तो जो भी लॉट डिलीवर हो गए उसका रिस्पेक्ट का आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि उसका क्या इंपैक्ट होगा। सेलर कब डिलीवर करे? जब बायर अप्लाई करेगा तब, अदरवाइज सेलर डिलीवरी नहीं करेगा। Apart from any express contract, the seller of the goods is not bound to deliver them until buyer applies for delivery। जब तक कि बायर अप्लाई नहीं करता है डिलीवरी के लिए, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो डिलीवर नहीं करेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां पर डिलीवरी होगी? अल्टीमेटली बायर चाहे जहां पोजीशन ले सकता है,
for seller and send them to the buyer. When it is for the buyer to take the possession of the goods or for the seller to send them to the buyer, it is a question depending upon each case and the contract between the parties. Where to deliver the goods? The goods sold are to be delivered at a place at which they were at the time of sale. सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स को डिलीवर करने की कहां पर होगी? मैं सेलर हूं, मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं ना, जहां कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम गुड्स हैं मैं वहीं डिलीवरी करूंगा। मैंने आपसे कार परचेस करी है, कार यहां से 40 किलोमीटर दूर गोडाउन में खड़ी है, मैं नहीं जाऊंगा वहां लेने। कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ है? आपके शोरूम पे। मैं डिलीवरी यहीं से लूंगा, मैं वहां से डिलीवरी नहीं लूंगा। गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड और टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस, अगर हमने एग्री करा है कि गुड्स कहीं और बेचेंगे या किसी और जगह पर बेचने वाले हैं, अगर इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस अ प्लेस एट व्हिच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, तो फिर जहां पर वो गुड्स आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो गुड्स मैं वहां लाके डिलीवर करूंगा। टाइम ऑफ डिलीवरी में गुड्स को कब डिलीवर करूंगा? वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर, सेलर इज बाउंड टू सेल द गुड्स टू बायर बट नो टाइम ऑफ सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, द सेलर शुड सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम। सर फिक्स कर दिया था 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर डिलीवर करना है, पर किस समय नहीं फिक्स करा, तो फिर रीजनेबल आवर में दे दो, क्योंकि नॉर्मल आवर्स होते हैं उसमें दे दो। गुड्स अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में तब क्या करें? गुड्स अगर थर्ड पार्टी के पोजीशन में है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स गुड्स ऑन हिज बिहाफ। आप भी एक डीलर हो कार के, मैं भी एक डीलर हूं कार का। मेरे पास 20 कार्स थी जो मैंने किसी के वेयर हाउस में खड़ी रखी थी, मैंने 20 कार्स आपको भेज दी आगे बेचने के लिए। जब तक कि वेयरहाउस कीपर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है कि सर अब मैं आपके यानी बायर के बिहाफ पर गुड्स होल्ड करता हूं, ना कि अंशुल सर के बिहाफ पर गुड्स होल्ड करता हूं, तो जब तक सामने वाला आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक माना जाएगा कि वो गुड्स मेरे ही बिहाफ पर वहां पड़े हुए हैं। जैसे वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगा तो माना जाएगा कि गुड्स अब आपके बिहाफ पर वो थर्ड पार्टी होल्ड कर रही है। टाइम फॉर डिलीवरी, डिमांड और टेंडर फॉर डिलीवरी में भी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अगर वो रीजनेबल आवर्स में नहीं करा। आपने फोन करके बोला सुबह कि मुझे रात में 3 बजे डिलीवरी चाहिए, क्या 3 बजे अमेजोन वाले फ्लिपकार्ट वाले आपको डिलीवरी देने के लिए लायबल होंगे? नहीं। अमेजोन वाला आपको सुबह से फोन कर रहा है, सर आ जाओ डिलीवर कर रहे हैं, आ जाओ, आप फोन ही पिक नहीं कर रहे, और आपको आपने 12:30 बजे उसके बंदे को फोन किया, बोला सर आ जाओ देने, उसने मना कर दिया, आपने केस फाइल कर दिया कि गुड्स नॉट डिलीवर्ड विद इन टाइम, जबकि प्रैक्टिकली ये है कि आपने डिलीवरी रीजनेबल आवर्स में नहीं बोली तो वो इफेक्चुअल नहीं रहेगी। डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा और कौन से एक्सपेंसेस बेयर करेगा? सबसे पहले जब कोई भी कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं है तो एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? ऑफ कोर्स सेलर। ठीक है। दूसरा, कौन से एक्सपेंसेस सेलर बेयर करेगा? वो सारे एक्सपेंसेस जो जरूरी हैं गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। वो सारे एक्सपेंसेस जो जरूरी है गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा। आपको गुड्स आपने मुंबई से परचेज करे, आपको गुड्स दिल्ली तक डिलीवर करने थे, एग्रीमेंट हुआ, सेलर ने कहा था दिल्ली तक के डिलीवरी चार्जेस मेरे, पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग सारे खर्चे मेरे। दिल्ली आने के बाद आपने उसको फोन करा, आपने बोला यार पाजी जलंधर आ जाओ, जलंधर गुड्स डिलीवर करने, मैं जलंधर चले गया हूँ। दिल्ली टू जलंधर का नहीं बेयर करेगा, वो मुंबई टू दिल्ली तक का बेयर कर लेगा, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट वहां थी, दिल्ली में देना था, तो दिल्ली तक के सारे खर्चे गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने की इंक्लूडिंग कुरियर एंड ऑल, सब कुछ कहां पर हो जाता? सब कुछ दिल्ली तक चलता, बट उसके बाद नहीं। अगर आप गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दो तो क्या? सेक्शन नंबर 37। अब गलत कर दी तो मैंने उसके दो केस बना दिए, एक कम दे दिया, एक ज्यादा दे दिया, दोनों गलत है। आपको 100 kg शुगर देनी थी, आपने 200 दे दी, या फिर आपने 50 दे दी, दोनों गलत है। बताओ, बहुत सिंपल सा सेक्शन। अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो क्वांटिटी ऑफ गुड लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट करा था 100 kg का, डिलीवर करी 80, बायर के पास दो ऑप्शन, या तो बायर चाहे
या तो अगर बायर चाहे तो बायर रिजेक्ट कर दे पूरे 80। दूसरा, अगर बायर को रिजेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, तो फिर वो 80 केजीज का रेट पे कर दे, कोई इशू नहीं है। आपको नहीं रिजेक्ट करना, बायर ने कहा नहीं, हमने बोला 80 केजीज का रेट पे कर दो। कौन से रेट पर? जो भी रेट आपके और मेरे बीच में डिसाइड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वो रेट पर 80 केजीज का पेमेंट कर दो। 100 केजी का पेमेंट नहीं चाहिए मुझे, आप तो 80 का कर दो। दूसरा, अगर सेलर ने डिलीवर कर दी है रॉन्ग क्वांटिटी दैट इज लार्जर देन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 100 का, आपने डिलीवर कर दी 150। केसेस दिमाग में सोच लेना, अपने आप आंसर बन जाएगा। तो दो केस, मैं पूरे 150 एक्सेप्ट कर लूं या 50 रिजेक्ट कर दूं। जितने एक्सेप्ट करूंगा उतने का प्राइस पे करूंगा, या फिर भैया आपने गलत दिया है, मुझे चाहिए ही नहीं, ले जाओ, मैंने पूरे के पूरे 150 रिजेक्ट कर दिए। ठीक है। The provision of this section are subjected to any usage of trade, special agreement, course of dealing between the parties। फिर of course वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लेना आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, तो वो बात अलग रहेगी। Section number 38, which is installment deliveries. Unless agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installment। जब तक आपका मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मैं आपको पूरे पैसे दे चुका हूं, तो मैं गुड्स पूरा एक साथ लूंगा। अभी तो खैर फोन्स के केस में बैटरीज नहीं निकलती है पीछे से, बट कुछ साल पहले बैटरीज निकलती थी पीछे से, हम लोग इंसर्ट कर सकते थे, बैटरी चेंज कर सकते थे। बैटरीज खराब होती थी तो अपन इंडियंस क्या करते थे, डुप्लीकेट बैटरी लाके मार्केट से डाल लेते थे, कंपनी का लॉस होता था, कंपनी से कोई बैटरी खरीदता नहीं था। कंपनी वालों ने बोला पीछे से पैक कर दो फोन को, बैटरीज बाहर ही निकलेगी अब। ठीक है। अब हमने ऑनलाइन एक फोन ऑर्डर करा, फोन आ गया पर बैटरी नहीं आई। हमने दूसरी बार टोल फ्री पे फोन करा, हमने कहा अरे सर सॉरी बैटरी भूल गए, भिजवा देते हैं। फिर बैटरी आई तो चार्जर नहीं आया, फिर चार्जर आया, क्या आप ऐसे डिलीवरी एक्सेप्ट करोगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो सर जब तक इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज लेगा ही नहीं बायर, जब तक कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, rights and liabilities in case of delivery by installment and payment thereon may be determined by the conduct of the parties। rights and liabilities क्या रहेगा, आपके और मेरे कंडक्ट पर डिपेंड करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रॉन्ग क्वांटिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस इसी में से हैं, क्योंकि लिखने का भी बहुत है और लॉजिकल भी बहुत है। Delivery to carrier, subjected to the terms of contract, delivery of goods to the carrier for transmission to buyer is a prima facie delivered to the buyer। अगर मैंने गुड्स कभी भी किसी कैरियर को डिलीवर कर दिया तो मैं तो माना जाएगा प्राइमा फेसी कि गुड्स किस तक पहुंच गए, गुड्स तो मैं मानूंगा कि गुड्स बायर तक पहुंच चुके हैं। रास्ते में अगर कुछ डिटोरेट हो जाते हैं, रास्ते में अगर गुड्स खराब हो जाते हैं, यानी जब गुड्स आपको किसी डिस्टेंट प्लेस पर कहीं दूर भेजना होते हैं, द लायबिलिटी फॉर डिटोरेशन नेसेसरली इंसिडेंटल टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट विल फॉल ऑन द बायर। अगर रास्ते की लाइबिलिटी है गुड्स को आप तक पहुंचाने की, वो लाइबिलिटी कौन बेयर करेगा? बायर। तो सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, माना मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको, पर रास्ते की लाइबिलिटी खराब होने की किसकी है? बायर की, क्योंकि मैं तो जैसे डिलीवरी वाले को दूंगा वैसे ही मानूंगा पोजीशन ट्रांसफर हो चुका है। बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, क्या आप सामने वाले को गुड्स एग्जामाइन करने के लिए मना कर सकते हो? कभी भी नहीं। जब गुड्स डिलीवर होते हैं to the buyer who has not previously examined them, he is entitled a reasonable opportunity कि आप कुछ examine करो और confirm करो वो contract के हिसाब से है कि नहीं है। Unless otherwise agreed, the seller is bound on request to afford a buyer a reasonable opportunity of examining the goods। जनरली हमने agree नहीं करा है, seller को हमेशा buyer को बोलना चाहिए कि सर आप पहले goods को check करो फिर आप goods को pick करो। Next concept is rule related to acceptance of delivery। Acceptance is deemed to takes place when the buyer intimates to seller that he had accepted the goods। जब buyer ने seller को बोल दिया हमने goods accept कर लिए। दूसरा, कोई भी ऐसा act करते हो which are inconsistent with the ownership of the seller, या retain करते हो goods after reasonable lapse of time, बिना seller को intimation दिए ना उनको reject करे, तो माना जाएगा कि goods आपने रख लिया। बेसिकली seal of approval से linked है पूरा का पूरा provision। चलिए सर, और एक दो सेक्शंस बस, लास्ट दो सेक्शंस। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू सेलर दैट ही इज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। मैंने आपको 100 केजी बोला था, आपने 120 केजी कर दिया, मैंने आपको फोन करके बोल दिया आई रिजेक्ट द गुड्स, खत्म बात, मैं नहीं भेजूंगा अब आपको, आप पिक करवाओगे।
मैं बायर हूं, मैंने इन्फॉर्म कर दिया ना कि मैं गुड्स रिजेक्ट कर रहा हूं, बात खत्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपका बंदा आएगा पिक करके लेके जाएगा। आप अमेजोन की ऐप पे डाल देते हो आई रिजेक्ट द गुड्स, अमेजोन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिक कराना। क्या आपको जाके किसी अमेजोन के डिपो पे गुड्स डिलीवर करना है क्या? नहीं सर, बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अनलेस एंड अदरवाइज एग्री करा हुआ है इसके ऊपर। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग ऑफ गुड्स, जब सेलर रेडी है, गुड्स को डिलीवर भी करना चाहता है और बायर को रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि सर आप डिलीवरी ले लो, पर बायर डिलीवरी ले ही नहीं रहा है रीजनेबल टाइम में, और कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही इज लाइबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस्ट जो हुआ है, और कस्टडी के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए लाइबल है। Provided further that nothing in the section shall affect the rights of seller where the neglect refusal to buyer to take delivery amounts to repudiation of the contract. However सर, अगर आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है, अगर आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है तो फिर वो बात नहीं आएगी डिलीवरी की, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर अदरवाइज अगर बायर डिलीवरी नहीं ले रहा है और सेलर कई बार कोशिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बायर को कि आप डिलीवरी ले लो, तो जो भी लॉस हुआ है वो कौन बेयर करेगा? वो बेयर करेगा, वो बेयर करेगा, वो बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा। With this, we complete the entire provision of Sales of Goods Act Unit 3. I again tell you, आज की क्लास ठीक खत्म होने के बाद अभी बस हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म होने के बाद आज इस चैप्टर के साथ लेके बैठना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अंदर से चीजें याद करने की बहुत सारी है। आई एक्सपेक्ट 1 आवर 10 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स में पूरा यूनिट रिकॉल हो जाएगा एकदम परफेक्टली। 15-20 मिनट में क्वेश्चन आंसर, 1.5 घंटा मैक्स साइड पर, 1 आवर 45 मिनट्स ये चैप्टर आपकी ग्रिप में। आज 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है, बार बार 1 घंटा 45 मिनट नहीं लगेगा, फिर तो धीरे धीरे इसका टाइम कम हो जाएगा, बट यस इट टेक्स टाइम। दिस इज समथिंग which really required a good amount of time, so spend this time on you on this particular unit. It's a 2 or 3 minutes break, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 के। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द लाइव स्ट्रीमिंग मोड टू प्लीज आस्क देयर डाउट्स टिल हियर or their opinion about today's batch or something they want to talk or share something like that. We'll be resuming with question and answers just after 2 or 3 minutes from now. I'll be waiting for your comments and whatever we really have to discuss, anything can be discussed over here in the break time.
हाँ जी, करें, रिज्यूम करें सर। चलिए सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 के क्वेश्चन कंपाइलर्स, जिसमें आईसीआई स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन हिस्ट्री में आए हुए सारे क्वेश्चन, यानी पूरा स्कैनर और सारे ट्रू एंड फॉल्स, जो कि रियली रियली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, प्लस विद सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्वेश्चन कंपाइलर, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर रीजन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। In a sale, the property in the goods is transferred from seller to buyer in case of uncertain goods. नहीं सर, ओनरशिप ट्रांसफर होती है तभी जब गुड्स स्पेसिफिक हो या अनसर्टन हो। अनसर्टन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू बायर अनलेस एंड until the goods are uncertain. Second, in a contract of sale of uncertain goods, no property in the goods transfer until unless the goods are uncertain. Similar question, similar answer, May 96 और November 94 में रिपीट हुआ। थर्ड है, a railway receipt is not a document of title to a goods. इनकरेक्ट है। रेलवे रिसीट एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो इनेबल करता है कंसाइनी को कि वैलिड डिस्चार्ज ले सकता है उन गुड्स रिलेटेड जिसके ऊपर इसके लिए रेलवे रिसीट्स बनी हुई है। नेक्स्ट है, द सेलर ऑफ द गुड्स इज बाउंड टू डिलीवर द गुड्स व्हेन द बायर हैज अप्लाइड फॉर द डिलीवरी और नॉट। अभी अपन पढ़ के आए हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेलर गुड्स डिलीवर तब तक नहीं करेगा जब तक बायर उन गुड्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा। रूल्स ऑफ डिलीवरी में अभी पढ़ा। In a sale on approval, the property in the goods passes to buyer on delivery of the goods. नहीं सर, प्रॉपर्टी सेल ऑफ अप्रूवल में तब पास होती है जब या तो सामने वाला उसका अप्रूवल सिग्निफाई कर दे, या एक्सेप्टेंस दे दे सेलर को, या कुछ भी ऐसा कर ले जिसको माना जाए कि ट्रांजैक्शन एडॉप्ट कर लिया है, यानी उसने बेच दिया है, प्लेज कर दिया, आगे कुछ भी ऐसा कर लिया है। नेमो दैट कॉट नॉन हैबिट, no one can transfer what he does not himself own. Explain this rule and state the cases in which this provisions apply. कितने केसेस पढ़े अभी अपन ने? 8 केसेस। क्या 8 केसेस आप लोगों के सामने, यहाँ पर 7 केसेस ही दिए थे मॉड्यूल में, बट अदरवाइज ये 8 केसेस का क्वेश्चन है। अभी अपन ने सेम रीड करा है नोट्स में, फिर से एक बार क्विकली कवर करते हैं। अगर मर्केंटाइल एजेंट बेचता है तो, जिसके पास गुड्स का पोजीशन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, सामने वाला गुड फेथ में ले रहा है तो। जॉइंट ओनर्स के केस में एबीसी, वो तीनों ने मिलकर एक कार खरीदी थी जब सीए कर रहे थे, याद है? बी और सी सीए बन के फॉरेन चले गए थे, ए अकेला बचा था। उन पर्टिकुलर केस में अगर सेवरल जॉइंट ओनर्स है और उनके पास सोल पोजीशन है गुड्स का, अगर सामने वाले ने उसको अप्रूवल दे दिया है तो उसके पास वो ले सकता है, प्लस बायर को गुड फेथ में लेके गया हो तब। तीसरा, सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो जब शाम ने स्टेफी गियरिंग चला रही थी और नैंसी को गुड फेथ में दे दी थी। इन दैट पर्टिकुलर केसेस, अगर हम कोई भी गुड्स बेचते हैं जिसमें पोजीशन मिला है जो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, चाहे क्वेश्चन हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड नहीं कर सकते हैं। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयरऑफ, मैंने गुड्स बी को बेच दिए पर अभी मेरे पोजीशन मेरे पास थे, गुड्स मैंने सी को बेच दिए, तो सी अगर गुड फेथ में ले रहा है तो सी एक वैलिड टाइटल बन जाएगा। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग द पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड वेस्टेड टू हिम, मैंने ए ने बी को गुड्स भेजे थे, ए ने बी को गुड्स पोजीशन में दिए थे पर अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, उसके पहले ही बी ने गुड्स सी को भेज दिया। अभी 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च वाला जो एग्जांपल लिया था, मैंने 12 मार्च को गुड्स सी को बी को भेजे थे, बी को ओनरशिप 14 मार्च को ट्रांसफर होनी चाहिए पहले चाहिए थी, उसके ठीक पहले 13 मार्च को बी ने गुड्स सी को भेज दिया। सी भले बी से गुड्स ले रहा है, बी अभी तक ओनर नहीं बना है, स्टिल उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। और अगर अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में गुड्स को बेचता है तो सामने वाले को वैलिड टाइटल मिलता है। प्लस 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 प्रोविजन ऑफ द एक्ट के हिसाब से हमने पढ़ा था, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर बेचे, बाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स से खरीदा हो, या पावनी ने अगर दिया हो तो वैलिड परचेज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम डॉट कॉट नेट हैबिट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, अभी जस्ट पढ़ा, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है, सेम एज क्वेश्चन 2 लिख लो। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ आरटीपी में। मूविंग फर्दर, दिस इज अ सेम क्वेश्चन। जे, द ओनर ऑफ अ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पस ही हैंड ओवर द कार टू पी, अ मर्केंटाइल एजेंट। जे के पास एक फिएट कार है, उसको कार बेचनी थी, उसने एक मर्केंटाइल एजेंट यानी पी को ये गुड्स दिए हैं। फॉर अ सेल एट अ प्राइस लेस देन ₹50,000, उसने बोला था 50,000 रुपीज से कम में बेच देना। एजेंट ने कार 40,000 में बेच दी ए को, हु बाइज द कार इन द गुड फेथ। एजेंट है पी, पी है हमारा एजेंट,
ए है हमारा बायर और जे है सेलर। ठीक है सर। ए ने गुड फेथ में कार खरीद ली विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। पी मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑल्सो। अब ध्यान से समझना, जे ने पी को बोला था 50,000 से कम में मत बेचना, पर जे ने ए को 40,000 में ही बेच दी। अब ये जो अमाउंट पी के पास आया, पी ने अप्रोप्रिएट मनी को भी मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, यानी जे तक नहीं पहुंचाया। जे ने स्यू कराए ए को कार लेने के लिए। बताओ क्या जे सक्सीड कर पाएगा? क्या जे सक्सीड कर पाएगा? आई वॉन्ट टू नो द आंसर्स इन योर चैट बॉक्स विदाउट रीचिंग द आंसर। चैट बॉक्स में फटाफट बताओ क्या जे सक्सीड कर पाएगा। लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। मर्केंटाइल एजेंट को दी, मर्केंटाइल एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा, तो मर्केंटाइल एजेंट नॉन ओनर होने के बाद भी किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, तो यानी ए के पास जो ओनरशिप गई है वो तो सही गई है। एक पॉइंट तो ये बनता है। फिर आगे का डिस्कशन करते हैं, प्राइस में से अप्रोप्रिएट करा है उसका क्या होगा, बट लॉजिक अगर अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये लॉजिक बनता है। आई वांट टू नो योर आंसर्स फ्रॉम योर साइड। फास्ट फास्ट क्विक क्विक जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग। करेक्ट है सर सबके आंसर्स। ध्यान से समझना, इस प्रॉब्लम में जो केस डिस्कस हुआ है वो सेक्शन नंबर 27 में है। ये जो प्रोविजन बोलता है दैट मर्केंटाइल एजेंट इज वन हु इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल और कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग द गुड्स और टू रेज द मनी। हमने मर्केंटाइल एजेंट का डब्बे में मीनिंग डाल के दिया था, वही बोला है। बायर ऑफ द गुड्स फ्रॉम मर्केंटाइल एजेंट हु हैज नो अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल टू सेल गेट्स अ गुड टाइटल। अगर आप मर्केंटाइल एजेंट से गुड्स खरीदते हो तो आपको बढ़िया गुड टाइटल मिलता है। काम की बातें, द एजेंट should be in possession of the goods or documents of title to the goods with the consent of owner। एजेंट के पास ये गुड्स कंसेंट की ओनर से है? हाँ सर है। द एजेंट शुड सेल द गुड्स व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मर्केंटाइल एजेंट ने गुड्स को बेचता है? हाँ सर बेचता है। बायर गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए? हाँ सर, यहाँ पर ए जो बायर है उसने गुड फेथ में एक्ट किया है। 3 पॉइंट खत्म। The buyer should not have at the time of contract of sale noticed that the agent has no authority to sell। बिल्कुल सर, बायर को ये पता ही नहीं था कि एजेंट को अथॉरिटी टू सेल नहीं है 50,000 से कम में। इस केस में पी जो एजेंट है उसके पास गुड्स थे, जे की कंसेंट से ए बायर को गुड टाइटल मिलेगा, हेंस जे ए से अमाउंट कार रिकवर नहीं कर सकता है। हाउएवर जे पी के ऊपर केस फाइल करेगा फ्रॉड का, और जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हुआ है वो प्लस 50,000 से कम में बेचने के कारण जो लॉस हुआ है वो, ये दोनों डैमेजेस क्लेम करेगा क्योंकि वो फ्रॉड का केस है। हाउएवर आगे वैलिड टाइटल पास होगा। मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉट एवर आई रिमेंबर इज शायद 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी अपन आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर एस ने एग्री कराए टू परचेज 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम वी आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंट इज मेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एस ने एग्री करा है कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन वी से खरीदेगा और अपने बंदे को भेज दिया लेने के लिए। They could pack only 60 bales. Later on, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed, including 60 bales that were already packed. 60 बेल्स पैक करके रखी थी, 40 अनपैक थी, आग लग गई, ये भी गया और ये भी गया। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन कौन लॉस बेयर करेगा। हमको इसमें ये समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसका है, डिलीवरी का है या ओनरशिप ट्रांसफर का है। क्वेश्चन किसका है, डिलीवरी का है या ओनरशिप ट्रांसफर का है, या किसके रिस्क पर गुड्स है, या रिस्क फेसेस रिस्क फॉलोस प्रॉपर्टी। कौन से लॉजिक पर है वो सोचो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, टेक योर टाइम, थिंक कि किसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है, किस लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है और क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ।
ठीक है सर, करेक्ट आंसर है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 26 बोलता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क until the property therein is transferred to buyer। जब तक बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे गुड्स सेलर के रिस्क पे रहेंगे, बट जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी गुड्स किसके रिस्क पर हो जाते हैं, बायर की रिस्क पर, चाहे डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो। फर्दर सेक्शन नंबर 18 बोलता है दैट कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स में कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब तक नहीं होती है जब तक कि गुड्स असर्टेन हो जाए, और कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन फ्यूचर गुड्स का होता है डिस्क्रिप्शन से, तो कोई भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आके असर्टेन जब तक नहीं होंगी जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे सेलर करे बायर की कंसेंट से, बायर करे सेलर की कंसेंट से। ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 26 कवर कर लिया, 23 रेड विथ 18, तो 18, 23, 26 तीन सेक्शन को मिक्स करके पूछा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको एग्जाम माहौल में दिक्कत देंगे रिकॉल करने के लिए। यहां से यहां तक तो हमने लिख दिया लॉ को, यहां से यहां तक तो सिर्फ हमारा लॉ ही चला है। अप टिल दिस मोमेंट आवर लॉ गोस, यहां तक हमने लॉ पढ़ा। अब applying the aforesaid provisions and the facts of the case in hand, it is clear that Mr. At has right to select the goods out of the bulk and he has sent his man for the same purpose। इसलिए प्रॉब्लम का आंसर होगा दो assumption के ऊपर। सबसे पहला assumption, बेल्स सिलेक्ट हो गई थी कंसेंट ऑफ बायर्स के रिप्रेजेंटेटिव से। अगर वो 60 बेल सिलेक्ट कर चुका था जो बायर ने बंदा भेजा था वो, तो क्या, और अगर रिप्रेजेंटेटिव ने सिलेक्ट नहीं करी है तो क्या। अगर जो बायर का बंदा आया था और उसने 60 बेल सिलेक्ट करके ट्रांसफर कर दी थी तो गुड्स एप्रोप्रिएट हो गए थे, तो एप्रोप्रिएट हो गए थे तो बायर ओनर बन जाएगा, तो जो 60 बेल्स का लॉस है वो मिस्टर एस बेयर करेगा। एज रिगार्ड 40 बेल्स लॉस मिस्टर वी यानी जो सेलर है वो बेयर करेगा। पर अगर जो बायर का बंदा रिप्रेजेंटेटिव आया था उसने बेल्स को सिलेक्ट ही नहीं करी थी, अप्रोप्रिएट ही नहीं करी थी अपने लिए, देन इन दैट पर्टिकुलर केसेस गुड्स ट्रांसफर ही नहीं हुए थे, तो पूरे के पूरे 100 बेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी की। वी कौन है, सेलर है, तो वी सेलर है तो वी को बेयर करना पड़ेगी। फिर भी आप लास्ट में एक चीज लिख लो, आपको पढ़ते वक्त क्लैरिटी रहेगी। वी है सेलर और एस है बायर। आप नोट्स में नीचे नोट कर लो, वी है सेलर और एस है बायर। चलिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल टू गुड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन होगा यूनिट 2-1 सबका मिक्स है। बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस कीपर, एलवी रिसीव, डिलीवरी ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट टाइटल टू गुड्स क्या होते हैं वहां से पूछा है। नेक्स्ट है अगेन इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Mr. R owns a two-wheeler which she handed over to her friend Mrs. K on a sale or return basis। एक टू व्हीलर था, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था। Even after a week, Mr. K neither returned the vehicle nor made the payment for it। K लेके गया है, K ने ना पेमेंट करी है ना गुड्स रिटर्न करे हैं यानी व्हीकल रिटर्न करा है। She instead pledged the vehicle to Mr. A। यहां से अपन ने लिंक पकड़ ली, जैसे ही उसने कुछ आगे प्लेज किया मतलब सामने वाले ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया लोन लेने के लिए। मिस्टर आर नाउ वांट्स टू क्लेम टू व्हीलर फ्रॉम ए, विल शी सक्सीड, बताओ। ऑफ कोर्स नो। सबसे पहले प्रोविजन लिखते हैं, सेक्शन 24 बोलता है जब गुड्स सेल ऑन अप्रूवल पर दिए हैं तो प्रॉपर्टी का पास होती है 3 केसेस है। जब बायर ने सिग्निफाई कर दिया है उसका अप्रूवल या कुछ भी ऐसा कर लिया है कि जिसने उसने ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया है तब। दूसरा, जब उसने सिग्निफाई नहीं करा है अप्रूवल और गुड्स रिटेन कर रखे, टाइम फिक्स था तो एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, टाइम फिक्स नहीं था विद इन रीजनेबल टाइम। नोट्स में मैंने 2 एरो बना के दिए थे, टाइम फिक्स था तो एक्सपायर होने के बाद, टाइम फिक्स नहीं था तो रीजनेबल टाइम में। या फिर वो कुछ भी ऐसा करता है विच इज इक्वलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसे उसने गुड्स को प्लेज कर दिए। ऊपर के प्रोविजंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि के जिसने डिलीवरी ले ली थी टू व्हीलर की ऑन सेल और रिटर्न बेसिस प्लेज करता है मिस्टर ए को, जिसने थर्ड कंडीशन ट्रैक करी है तो वो एक गुड्स माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिए हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बन गई है ऑफ मिस्टर ए। इस सिचुएशन में आर अब गुड्स को वापस नहीं ले सकता है बट उसे पैसे लेने की बात कर सकता है के से कि गुड्स आपने रख लिए तो पैसे दे दो। सेकेंड, it may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return basis or terms of contract were to remain the property of seller till they are paid for, the property that it does not passes to buyer until the terms are complied with, that is price is paid for।
Hence, इस केस में it is held at the time of pledge the ownership was not transferred to K, thus pledge was not valid and R can recover the title. इस क्वेश्चन के दो केस पढ़ो पहले. पहला क्या बोला है? Examine with reference to provisional sales of goods at क्या रिकोर्स अवेलेबल है आर के लिए. पता चल गया सर, आपने गुड्स रख लिए, पैसे दे दो. पर क्या आपका आंसर सेम होगा अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइड करा है कि व्हीकल वुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर आर अंटिल द प्राइस इज पेड फॉर? नहीं सर, मैंने आगे प्लेज करा, मैं गुड्स अप्रूवल पर ले गया था, मैंने आगे प्लेज कर, मैं ओनर ही नहीं हूं तो मैं प्लेज कैसे कर सकता हूं? तो जो ओरिजिनल ओनर है वो इस बंदे से गुड्स को लेने का राइट रखेगा सेकंड केस में. फर्स्ट केस में सर मैंने गुड्स रख लिए हैं, मैंने रिप्लाई नहीं करा, मैंने आगे प्लेज कर लिया, मतलब माना जाएगा कि मैंने अप्रूवल दे दिया, मुझे पैसे देना पड़ेंगे, बात खत्म. क्लियर है ये? चलिए सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काइंड्स ऑफ डिलीवरी. सर 3 टाइप की डिलीवरी होती है, पर उसके पहले डिलीवरी का मीनिंग लिखना, क्योंकि कभी भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए. तो डिलीवरी का मीनिंग होता है वॉलेंट्री, अगर ट्रांसफर करते हो पोजीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको डिलीवरी बोलते हैं. एज अ जनरल रूल डिलीवरी हम कुछ भी कर सकते हैं, जिससे डिलीवरी होगा जिससे गुड्स बायर के पोजीशन में चले जाए, और टू एनी पर्सन टू होल्ड गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ. 3 टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी में जब गुड्स फिजिकली डिलीवर होते हैं तब. कंस्ट्रक्टिव में कस्टडी चेंज नहीं होती है, जिसके पास गुड्स पड़े हैं वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है बायर को कि अब मैं आपके सेलर की जगह आपके बिहाफ पर गुड्स देता हूं. शर्मा जी वाला एग्जांपल लिया था, शर्मा जी को मैंने लीची वाला एग्जांपल लिया था कि लीची अगर मैंने आपको बेची और गुड्स मेरे शर्मा जी के पास पड़े, तो शर्मा जी अगर आपको एक्नॉलेजमेंट देते कि अब मैं गुड्स आपके बिहाफ पर होल्ड करता हूं, ना कि अंशुल सर के बिहाफ पर, तो कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी. सिंबल डिलीवरी, मैंने आपको गुड्स डिलीवर नहीं करे पर मैंने सिंबल दिया, मैंने एक ऐसा टोकन ऑफ ट्रांसफर दे दिया जिससे आप गुड्स ले सकते हो और गुड्स आप हैंड ओवर कर सकते हो, लाइक रेलवे रिसीव, बिल ऑफ लेडिंग, डिलीवरी ऑर्डर टाइप चीजें दे दी, तो माना जाएगा कि सिंबलिक डिलीवरी हो गई है. चलिए सर, व्हेन अ नॉन ओनर वैलिडली ट्रांसफर द गुड्स. ओहो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, नेमो दैट कॉट हैबिट वाला सेम क्वेश्चन. नॉन ओनर्स कब ट्रांसफर कर सकते हैं? तो सेम एज क्वेश्चन 2 लिखो. अभी तक 3 बारी ये चीज रिपीट हो चुकी है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर एक्स एग्रीड टू परचेज 100 बिल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम वी लार्ज स्टॉक. ओहो, ये तो हम पढ़ के आए अभी. क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5. क्या फिगर भी चेंज हुए? नहीं. क्या नाम भी चेंज हुए? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या सर बिल्कुल सेम चल रहा है? यस, 100%. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11. जे ओनर ऑफ फिएट कार्स. ओहो सर, ये तो हम अभी क्वेश्चन करके आए, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन. बिल्कुल हिस्ट्री में रिपीट हुआ, आरटीपी में आया है फिर से क्वेश्चन. लिखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. हो गया. नेक्स्ट है, Mrs. Preeti owned a motor car which handed to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week, Mr. Joshi pledged the car to Mr. Ganesh. Mrs. Preeti now claim back the motor car. Mr. Ganesh will succeed. रेफरिंग टू प्रोविजन बताओ सर. सेक्शन नंबर 24 सेल्स ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल का क्वेश्चन है. प्रीति ने एक मोटर कार थी जो उसने जोशी को दी थी सेल और रिटर्न बेसिस पर. एक वीक के बाद जोशी ने कार को प्लेज कर दी गणेश के जी के पास, और प्रीति अब बोल रही है भाई मुझे गाड़ी दे दो. क्या आंसर होगा आपका? सेम क्वेश्चन है, अभी अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वैसा ही है. आओ डिस्कस करते हैं. सबसे पहले 24 सेक्शन के हिसाब से सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होती जब तक कि पहला बायर ने सिग्निफाई करा है उसका अप्रूवल या उसका एक्सेप्टेंस सेलर को, या कुछ भी ऐसा करना है जिससे माना जाएगा ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हुआ है. दूसरा, अगर वो सिग्निफाई नहीं करता है, उसका अप्रूवल या एक्सेप्टेंस नहीं देता है, गुड्स रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, रख के रखा है, अगर टाइम फिक्स था जब तक नहीं दिया है, तो जैसे टाइम एक्सपायर हुआ है गुड्स बायर के हो जाएंगे. अगर टाइम फिक्स ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, तो टाइम रीजनेबल टाइम एक्सपायर होने पे आपको गुड्स देने, अदरवाइज गुड्स आपके हो जाएंगे, हम मानेंगे गुड्स आपने अप्रूव कर लिए. या फिर आप कुछ भी वैसा कर रहे हो जिससे कि ये पता चल जाए कि गुड्स आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं. ऊपर के प्रोविजंस को देखते हुए हम ये सिचुएशंस एनालाइज करते हैं कि क्योंकि जोशी ने डिलीवरी ली है मोटर कार की सेल और रिटर्न बेसिस पर, आगे गुड्स को प्लेज कर दिए गणेश के पास, तो आपने अट्रैक्ट कर दिया है थर्ड कंडीशन दैट ही हैज डन समथिंग टू द गुड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, यानी आपने गुड्स को प्लेज कर लिए. इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है मोटर कार्स की जोशी को पास हो गई है, और प्रीति अब गाड़ी नहीं ले सकती है, सिर्फ वो प्राइस ले सकती है. किससे? जोशी जी से. ना गणेश से गाड़ी लेंगे ना जोशी से गाड़ी लेंगे. प्रीति सिर्फ क्या कर सकती है अब सिर्फ क्या ले सकती है? प्राइस ले सकती है भाई कि गुड्स आपने एक्सेप्ट कर लिए तो लाओ हमको हमारे पैसे दे दो. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। नाउ in accordance with the provisions of Sales of Goods Act 1930 as contained section 7, a contract of sale of specific good is void at the time when the contract was made. Goods actually basically ये question किसका है, होगा यूनिट 1 का है। डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, अगर आप और मैं एग्रीमेंट कर रहे हैं और एग्रीमेंट करते टाइम डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इतने डिस्ट्रॉय हो गए कि वो अपना डिस्क्रिप्शन को भी अब नहीं कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता था, हमने पढ़ा था ये। दूसरा, इन अ सिमिलर वे सेक्शन 8 ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स है वो वॉइड हो जाएगा विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेलर और बायर, अगर वो पेरिश हो गए और वो अपने डिस्क्रिप्शन को आंसर नहीं कर रहा है तो गुड्स वॉइड हो जाएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1 का क्वेश्चन है, स्टिल हमने फिर से डिस्कस कर लिया। व्हाट आल्स रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, देखो मे 96 में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब डिलीवरी ऑफ गुड्स पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब जो अभी अपन ने आखिरी का पूरा कंक्लूजन पढ़ा था ना डिलीवरी ऑफ गुड्स का, सेक्शन 33 से लेके 44 के लाइन से सारे सेक्शंस पढ़े थे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। आपको जितने पॉइंट्स आते हैं आप लिख दो। पार्ट डिलीवरी क्या, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पे होगी, टाइम फॉर डिलीवरी रीजनेबल आवर्स में होगी, गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो क्या, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, सामने वाला जब तक रीजनेबल आवर्स में नहीं बोलोगे जब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, डिलीवरी के एक्सपेंसेस सेलर बेयर करेगा, कौन सा सेलर एक्सपेंसेस बेयर करेगा, उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक के क्वेश्चन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलमेंट अगर डिलीवरी हो रही है तो हर डिलीवरी को मेन डिलीवरी जैसे ही माना जाएगा। अगर डिटोरेट हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले सेलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स डिलीवर करने के लिए बायर को, बट इन ट्रांजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बायर की होती है। बायर को राइट है गुड्स को एग्जामाइन करने का। ऐसे सारे केसेस जितने पॉइंट्स आपको ध्यान आते हैं आप उतने पॉइंट्स लिख सकते हो। मूविंग फर्दर, एबीसी जॉइंट ओनर्स थे ट्रक के एंड द पोजीशन ऑफ द सेट ट्रक वाज विद बी। एबीसी जॉइंट ओनर थे पर पोजीशन किसके पास था, बी के पास। क्या सोल पोजीशन था, हाँ। X purchased the truck from B without knowing that A and C were also the owners of the ट्रक। X आया B के पास और X ने ट्रक खरीद लिया, X को पता ही नहीं है कि A और C भी ओनर है। प्रोविजंस के हिसाब से बताओ क्या ये डील सही हुई है या नहीं हुई है, बिल्कुल सही हुई है सर। सेक्शन नंबर 28 बोलता है अगर सेल होता है बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स वो वैलिड है इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स हैज सोल पोजीशन ऑफ देम। क्या उसके पास पोजीशन था, हाँ। पोजीशन ऑफ द गुड्स विद द परमिशन ऑफ को-ओनर्स, क्या है पोजीशन को-ओनर्स की मदद से मिला है, यस। द बायर बाइज देम इन गुड फेथ और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उसको ये नहीं पता था कि सेलर्स नो अथॉरिटी टू सेल, बिल्कुल तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस अबव केस में एबीसी जो थे वो जॉइंट ओनर्स थे ट्रक के और उनको पोजीशन मिल गया था ट्रक का। नाउ बी सोल्ड द ट्रक, बी सोल्ड द सेट ट्रक टू एक्स, एक्स को कोई नॉलेज नहीं था इस पर्टिकुलर फैक्ट का। ये जो सेल हुई है बिटवीन बी एंड एक्स ये परफेक्टली वैलिड है क्योंकि सेक्शन नंबर 28 के हिसाब से सारी कंडीशंस थी जो सेटिस्फाई हो रही है। सोल पोजीशन था ये जो था वो बचे हुए कोनर्स की मदद से था, बिल्कुल था। क्या सामने वाले को गुड फेथ में लेके गया है, हाँ सर उसको कोई आइडिया नहीं था गुड फेथ में लेके गया है इसलिए सारी चीजें वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 16, नेमो दैट कॉट नॉन हैबिट। ओहो फिर से ये क्वेश्चन आया चौथी बार, एक दो तीन चौथी या पांचवी बार, चौथी बार आया है। फोर्थ टाइम दिस क्वेश्चन हैज केम इनटू एग्जाम्स। लिखो उसके ऊपर सेम एज क्वेश्चन 2, एक बार याद करना है इतनी बारी लिखना है हमको। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ पासिंग रिस्क इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट नवंबर 96, मे 99, मे 2001, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन। पासिंग ऑफ रिस्क इन द प्रॉपर्टी टू द बायर ऑफ द गुड्स, जनरल रूल ये है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट सेलर रिस्क, जब तक गुड्स पास नहीं होते हैं बायर को। अगर डिलीवरी डिले हुई है बायर के पार्ट पर तो बायर रिस्पॉन्सिबल, सेलर के पार्ट पर तो सेलर। नोट्स मैंने एक डब्बे में लेफ्ट साइड पर नीचे कंटेंट डाल के दिया है। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी जो सेलर और बायर की है वो बेली के जैसी रहेगी और अनअफेक्टेड रहेगा जब तक कि रिस्क जनरली पास नहीं हो जाए। 3 पॉइंट्स टू द पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद कर लो, खत्म मैटर। एक्स ने एग्री करा टू परचेज 300 टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम वाई आउट ऑफ अ लार्जर स्टॉक। एक्स ने अपने बंदे को भेजा और उसने 110 50 टन्स ले लिया। सेम क्वेश्चन, फिगर चेंज, यस और नो। पहले 100 कॉटन्स ऑफ बेल का क्वेश्चन था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, फिगर एंड नेम्स चेंज्ड, सेम लॉजिक पर आया हुआ क्वेश्चन। चलिए
Unless otherwise agreed, delivery of goods and payment of price are concurrent conditions. Seller shall be ready and willing to give the possession. Buyer shall be ready and willing to pay the goods. इस केस में X ने एग्री करा है टू परचेज 300 tons of wheat from Y out of a larger stocks. एक ने अपने बंदे को भेज दिया है 300 टन में से 150 टन अभी तक उसने सैक्स में डाल दिया है. देयर वाज सडन फायर एंड द एंटायर स्टॉक वाज गटेड. इस केस में प्रोविजंस के हिसाब से 150 टन का जो लॉस है उसकी सेल हो गई थी, तो यानी बायर एक्स रिस्पॉन्सिबल है 150 टन के लिए और बचे 150 टन के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है. The wheat which was put in the stacks fulfills both the conditions. The wheat is into deliverable state. Yes, the buyer is presumed the knowledge of it because उसने अपने बंदे को भेजा था, तो माना जाएगा कि सर आपने 150 टन के आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो 150 टन के लिए बायर और बचे 150 टन के लिए सेलर. डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस. एन्यूमरेट करना है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. डिलीवरी और प्राइस दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस है. तो अगर आप रेडी टू बाय और रेडी टू सेल कर रहे हो, अगर आपके पास सेलर इज रेडी टू एंड विलिंग टू गिव द पोजीशन ऑफ द गुड्स और बायर इन एक्सचेंज प्राइस है, तब ये गुड्स आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू बायर इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बायर इज ऑन अप्रूवल बेसिस. अप्रूवल बेसिस के ऊपर फिर से चौथी या पांचवी बार क्वेश्चन कब पास होगा, बस ये थ्योरी क्वेश्चन है. अभी तक के पहले 3 क्वेश्चन जो करे थे सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल पे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. जब उसने सिग्निफाई कर दिया उसकी अप्रूवल, एक्सेप्टेंस दे दिया है, कुछ भी ऐसा करा है, ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हो रहा है. दूसरा जब उसने सिग्निफाई कर दिया उसका अप्रूवल एक्सेप्ट सेलर बट गुड्स रिटेन कर रखे हैं विदाउट नोटिस ऑफ रिजेक्शन, अगर टाइम फिक्स्ड है टाइम खत्म होने के बाद, या अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद, या फिर वो कुछ भी ऐसा करता है जिस विच इज इक्वल इनटू एक्सेप्टिंग द गुड, जिससे माना जाएगा आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो माना जाएगा कि आपने गुड्स को रख लिया. सेक्शन नंबर 24 के हिसाब के प्रोविजंस है. 3 बार आया हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अप्रूवल पर, 3 या 4 बार आया हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 6 बार एग्जाम की हिस्ट्री में सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल पर क्वेश्चन आया. अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं. Next, the buyer took delivery of 20 tables from seller on sale or return basis without examining them. Buyer ने डिलीवरी लिए 20 टेबल्स की बिना चेक करे. सब्सिक्वेंटली उसमें से 5 टेबल अपने कस्टमर को बेच भी दी. बायर 20 टेबल्स खरीद के ले गया बिना चेक करे, 5 टेबल बेच दी. कस्टमर ने लॉन्च करी कंप्लेंट की कुछ डिफेक्टेड टेबल्स में. बायर सॉट टू रिटर्न द टेबल्स टू द सेलर. वाज द बायर एंटाइटल्ड टू रिटर्न द टेबल्स टू द सेलर? प्रोविजंस ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बताओ. क्या ये गुड्स ऑन अप्रूवल का क्वेश्चन है? लग तो वैसा ही रहा है सर. तो सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि गुड्स ऑन अप्रूवल के केस में अगर पर्सन ने जिसने गुड्स दिए हैं are given either accept them or does any act which implies adopting the transaction, or when the person to whom the goods are given retains the goods without his approval or giving the notice of rejection beyond the time, या टाइम फिक्स नहीं तो विद इन रीजनेबल टाइम, तो माना जाएगा गुड्स उसने रख लिए. इस केस में सेलर ने डिलीवर करे थे 20 टेबल टू द बायर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. बायर ने रिसीव करी टेबल विदाउट एग्जामिनिंग देम. इस आउट ऑफ दीस 20 टेबल्स उसने 5 टेबल कस्टमर को बेच दी. इसका मतलब उसने 5 टेबल रख लिए. When the buyer received the complaint of some defect in the tables, उसने गुड्स को रिटर्न करना चाहा. प्रोविजंस के हिसाब से वो सिर्फ 15 टेबल रिटर्न कर सकता है, क्योंकि 15 टेबल अभी उसने नहीं कर रखी है. बची हुई 5 टेबल जो उसने आगे किसी को बेच दी थी, दैट सिंपली मींस आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. लास्ट लाइन लिखना मत भूलना, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियर टेम्पटर लगता है. बोले तो लेट द बायर बी अवेयर. आप चेक करके लो, नहीं लिए तो चलो ठीक है, पर 15 अप्रूवल पर दी, 15 वापस दे दो. 5 जो आपने एक्सेप्ट कर लिए, कैसे एक्सेप्ट कर लिए? क्योंकि आपने फर्दर सेल कर लिया है. डज एनीथिंग व्हिच लीड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, वो वाला पॉइंट फुलफिल हो गया है. तो फिर जो 5 आपने एक्सेप्ट कर लिए वो तो हम रिटर्न लेंगे भी नहीं. फिर से एक क्वेश्चन. A delivered a horse to be on sale or return basis. The agreement provided B should try the horse for 8 days and return. If he did not like the horse, on the 3rd day the horse died without the fault of. A ने B को गुड्स दिए हैं अप्रूवल पर. A ने B को हॉर्स दिया है अप्रूवल के केस में और बोला है कि 8 दिन तक ट्राई करो, 8 दिन में नहीं जमे तो हमको वापस हमारा हॉर्स रिटर्न कर जाना. तीसरे दिन हॉर्स की डेथ हो जाती है. F ने केस फाइल करा है B के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस. कैन ही रिकवर द प्राइस? बताओ. हमको ये समझना पड़ेगा कि 3rd डे क्या B ने एक्सेप्ट कर लिए थे गुड्स? नहीं एक्सेप्ट करे थे. सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आओ देखते हैं. A delivered the horse to B on sale or return basis. It was decided between them that B will try the horse for 8 days. In case he does not like it, he will return the horse to the owner. But on the 3rd day, horse died without any fault of B. The time given by seller A to B has not expired yet. Therefore, ownership of the horse still is with the seller A. अभी भी owner कौन है? Seller जो हमारा A है.
B will be considered as the owner of the horse only when B does not return the horse to A within stipulated time of 8 दिन. अगर 8 दिन में भी horse return नहीं कर रहे हो, रख भी नहीं रहे, तो B owner होगा. The suit filed by A for the recovery of the price from B is invalid and he cannot recover the price from B. उस केस में B से price recover नहीं कर पाएंगे. Next question है question number 23, where the ownership of the goods may be transferred by a person not having a title over it. अरे 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 अरे, ये फिर से वही question आया, same as question 2. 5 बार एग्जाम्स में आरटीपी एमटीपी स्टडी मैट अलग, सेम क्वेश्चन फिर से एग्जाम में रिपीट. अरे सर रुको तो, क्वेश्चन नंबर 24 भी उस पे ये व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन टू नेमो दैट गॉड नॉट हैबिट, सेम एज क्वेश्चन 2. 6 बार स्कैनर में आया. अब आप इंपॉर्टेंस समझ जाओ, नोट्स में ले जाके लिख दो. 6-7 बार एग्जाम में आया है, अभी तो और बचे देखने, कभी और तो नहीं पूछा है इसको. Next है, a non-owner can convey better title to a bona fide purchaser of goods for value. Discuss the cases where that owner can transfer title in goods as per the provision of Sales of Goods Act 1930. Subjected to provisions of the act or any other law for time being in force. जब goods हम सोल करते हैं, who is not the owner thereof and does not sell them under the authority with the consent of owner, the buyer को valid title नहीं मिलता है. अगर owner या owner के behalf पर कोई goods नहीं बेचता है तो valid title नहीं मिलता है. General rule regarding the transfer of टाइटल इज सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू बायर गुड्स बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. भाई जो मेरे पास ही टाइटल नहीं है वो मैं आपको ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता हूँ. And if seller is not the owner of the goods, then buyer will not become the owner. This rule is express nemo that got not habit, which means that no one can give what he has not got. छोटा क्वेश्चन था इसलिए छोटा आंसर लिखवाया है मैंने. जून 19 नवंबर 20, इसको लर्न बाय हार्ट लिख लो आप तो, क्योंकि आप इसमें ना वो वाला केस मत एक्सप्लेन कर देना पूरे के पूरे नेमो डॉट कॉट नॉट हैबिट के एक्सेप्शंस. इसमें सिर्फ उसके ऊपर का पूछा है, इसलिए जैसा आंसर दिया वैसा का वैसा लर्न कर जाना. नया कुछ नहीं है, लॉ के उससे ही है. Mr. D sold some goods to Mr. E for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on the due date. Mr. E refuses to pay for it. अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. D ने कुछ गुड्स दिए, E को 5 लाख रुपए, 15 दिन का क्रेडिट है. अप्रूवल नहीं है, उधारी पे दिए. अप्रूवल से मत कंफ्यूज होना. 15 दिन के लिए उधारी पे गुड्स दिए हैं और ड्यू डेट आने पर ई ने मना कर दिया. बताओ मिस्टर दी दास है मतलब इसको, तो मिस्टर दास इसमें क्या करेगा? जब सेलर इज रेडी एंड विली टू डिलीवर द गुड्स, क्या मैं तैयार था गुड्स देने के लिए? हाँ. वो रिक्वेस्ट करता है बायर को कि आप डिलीवरी लो, और बायर रीजनेबल टाइम में इस रिक्वेस्ट को ले लेता है डिलीवरी में. ही इज लायबल टू सेलर फॉर एनी लॉस ओकेशन बाय नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी, और ऑल्सो जितने भी चार्जेस में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बायर रिस्पॉन्सिबल है. Provided that nothing in this section shall affect the right of the seller where the neglect or refusal to buyer to take delivery amounts to repudiation of the contract. आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो. 15 दिन का समय हो गया, आपने गुड्स एक्सेप्ट कर दिया. 15 दिन की उधारी थी, उधारी के समय में गुड्स नहीं थी, मैं वापस लूंगा. Thus in the given case Mr. D can recover damages from Mr. E and can repudiate the contract as well. damages भी लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भी राइट है. नेक्स्ट केस स्टडी. Mr. G sold some goods to Mr. H for a certain price by issue of an invoice. Mr. G ने कुछ गुड्स Mr. H को बेचे हैं कुछ प्राइस पर इनवॉइस बना के, बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम वाज नॉट रिसीव ऑन दैट डे. उस दिन पेमेंट नहीं आया जिस दिन इनवॉइस बनाया. The goods were packed and lying in the godown of Mr. G. गुड्स पैक थे, तैयार थे, इनवॉइस बना हुआ था, आपके लिए पड़े थे. गुड्स were inspected by H agent and when found to be in order. H का एजेंट आया और गुड्स ऑर्डर में फाउंड हुए. मतलब एच का एजेंट चेक करके चले गया गुड्स को. ध्यान से क्वेश्चन को समझना प्लीज. आगे लेटर ऑन ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश. जो बचा अमाउंट था कैश में दे गया. जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश मिस्टर जी लिख लेना यहाँ पर. मिस्टर जी आस्क्ड मिस्टर एच that the goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. जी ने बोला सर पैसे आ गए, बिल बन गया, आपके गुड्स ले जाओ. आपके गुड्स ले जाओगे तो मेरे गोडाउन में जगह होगी, मेरे गोडाउन में जगह होगी तो मैं कोई गुड्स और किसी के भी स्टोर करने हैं, ऐसा जी ने बोला. After one day, since Mr. H did not take the delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown in an open space. केस को यहाँ तक समझना एक बार और. जी ने कुछ गुड्स एच को बेचे कुछ प्राइस पर उस समय पेमेंट नहीं आई.
गुड्स पैक करके गोडाउन में रख दिए, एच का एजेंट आया, गुड्स चेक करके गया, अगले दिन आया, पेमेंट भी देके चले गया। जी ने एच को बोला साहब आपकी पेमेंट हो गई, बिल बन गया, इंस्पेक्शन हो गया, गुड्स ले जाओ, मेरे गोडाउन में भी जगह होगी, मेरे को दूसरे गुड्स रखना है। फिर भी एच नहीं लेके गया। जी ने गुड्स निकाले गोडाउन से और ओपन एरिया में, पार्किंग जैसे एरिया में बाहर रख दिए। बारिश आ गई, कुछ गुड्स डैमेज हो गए, ओपन एरिया में थे। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सिचुएशन को एनालाइज करो, कौन रिस्पॉन्सिबल है डैमेजेस के लिए, और अगर गुड्स सेटल नहीं होते, डिलीवरी पेंडिंग होती तो क्या होता है। मार्केटर्स एक्सीलेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तबाही मच जाएगी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आएगा तो एग्जाम प्रेशर में हैंडल करना बहुत बड़ी चीज है। देखो सर, सॉर्टेड सी बात, फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से इट इज प्रीटी मच क्लियर दैट द जजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर दैट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज सोल्ड बाय मिस्टर जी हैज ऑलरेडी पास टू मिस्टर एच। जब पेमेंट्स हो गई थी और गुड्स एग्जामाइन हो गए थे तो एच ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी। Hence, it can be easily concluded that liability for damage suffered by the goods would fall on the buyer Mr. H and not Mr. G, क्योंकि ट्रांसफर तो हो चुके थे और गुड्स जो डैमेज हुआ है वो उसके होने के पहले हुआ है। अब क्योंकि मैंने ओपन स्पेस में रख दिए थे, ये केस सेल्स और गुड्स एक्ट सिविल कोर्ट में चले जाएगा और वहां पर आप मुझे फ्रॉड या ऐसा कोई केस फाइल करोगे या मैंने आपके लिए पर डैमेजेस किए तो वहां से आप मुझे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, पर पूरे गुड्स के नहीं। भाई ओनर तो आप थे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने क्यों नहीं पिक करा, एक समय के बाद तो हम बाहर करेंगे इसी। स्टेट वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स में हमने पढ़े थे 7 पॉइंट। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका है, किसी अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स का। गुड शैल कंफर्म टू डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन जो है वो सेलर कर रहा है बायर की कंसेंट से, बायर कर रहा है सेलर की कंसेंट से। एसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है, एसेंट या तो बिफोर या आफ्टर एप्रोप्रिएशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, Mr. R owns a two-wheeler and she handed over to Mr. K on sale or return basis. Even after K neither returned the vehicle nor made the payment. Same question कराया ऊपर, सेम क्वेश्चन अबाउ, शायद नाम चेंज हुए हैं सिर्फ। नाम भी सेम है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7? So let's write it same as question number 7th. आप देख रहे हो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स में कितनी बार रिपीट होते हैं। सेम एज क्वेश्चन 7, 7th क्वेश्चन में सेम है, रिपीट हुआ है। 30 नंबर का क्वेश्चन, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर आई was a retailer of trader of fans of various kinds. Mr. M came to his shop and asked for an exhaust fan for kitchen. किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए, उसने मांगा। मिस्टर टी ने उसको कुछ ब्रांड्स दिखाए, एम ने अप्रूव करा एक ब्रांड का, पे करा, फैन डिलीवर कर दिया एम के घर पे। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द पैकेट उसने देखा कि वो फैन कौन सा निकल गया, वो तो एक टेबल फैन निकल गया जो टेबल पे रख के या नीचे जमीन पे रख के या किसी स्टूल पे रख के आप चला सकते हो। हमने मांगा था एग्जॉस्ट फैन जो ऊपर छत में लगेगा, जो हवा गर्म हवा बाहर फेंकेगा, आपने तो टेबल फैन दे दिया। उसने इन्फॉर्म करा टी को कि सर आपने फैन गलत डिलीवर कर दिया। टी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा, और ये बोलते वक्त कि डिलीवरी हो चुकी है फैन की और प्राइस भी हो चुकी है, अब आप बताओ क्या करें। पहला ये क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स यूनिट 1 का भी है। बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है डिस्क्रिप्शन से और इम्प्लाइड कंडीशन होती है कुछ डिस्क्रिप्शन जैसे हो कि आपने डिस्क्रिप्शन दिया था, हाँ सर बहुत सारे एग्जॉस्ट फैन दिखाए थे, डिस्क्रिप्शन दिया था, तो फिर जो गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो डिस्क्रिप्शन जैसा होना चाहिए। दूसरा ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल बायर टू टेक द बीन्स। बिल्कुल करेक्ट है सर, नोट्स में है ये। द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स व्हिच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन। आगे की बात, इस प्रॉब्लम में मिस्टर डब्ल्यू टी के शॉप पे गया है और एग्जॉस्ट फैन के लिए बोला है और उसने पे करा है, तो उसको एग्जॉस्ट फैन देना था, उसको गलती से आपने टेबल फैन दे दिया। कंक्लूजन ये है, अप्लाइंग द अबव लीगल प्रोविजंस इन द गिवन प्रॉब्लम वी कंक्लूड, सबसे पहला टी हैज नॉट राइट, ही कांट रिफ्यूज टू एक्सचेंज द फैन, क्योंकि गुड डिस्क्रिप्शन के थे तो बायर ने सही बोला है, कुछ एक्सचेंज होंगे। और रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर एम, कैन रेपुडिएट या रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, और या वो रिटर्न करके डैमेजेस ले ले, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे
कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे या फिर कोर्स रिटर्न करे और डैमेजेस ले ले, उसके हाथ में, वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। So with this I complete Sales of Goods Act Unit 3 and Sales of Goods Act Unit 3 के question and answers. I request every student to please do it right now. आज ये लेक्चर खत्म करने के बाद, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग पे देखते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप सपोज रिकवरी में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी बाद में देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पहले ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करो। जैसे ही मैं प्रोविजंस कंप्लीट करता हूं, बंद करो लेक्चर को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 का मेरे नोट्स खोलो, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, आप कहीं बाहर के स्टूडेंट है, तो मॉड्यूल खोलो या आपके रिस्पेक्टिव नोट्स खोलो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 पूरा रिकॉल कर लो, परफेक्ट कर लो, क्यूमुलेटिव रिवीजन कर करके। क्यूमुलेटिव रिवीजन कैसे होता है फिर से बता देता हूं। सपोज आपने फर्स्ट 3 पेजेस लर्न करे, पक्के करे, अगले 2 पेज याद करे, फर्स्ट से 5th तक रिकॉल करो, नेक्स्ट 4 और याद करे, फर्स्ट से 9 तक रिकॉल करो, नेक्स्ट 4 और याद करे, फर्स्ट से 13 तक रिकॉल करो। ऐसे रिकॉल करते 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 आप पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 रिकॉल कर लो। फिर क्वेश्चन आंसर्स खोलो सर, इसमें आधे से ज्यादा रिपीट क्वेश्चंस है, जो नए क्वेश्चंस उनको अच्छे से पढ़ो, और एटलीस्ट 5 क्वेश्चन केस स्टडी वाले, जो कि प्रैक्टिकल केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, डू राइट इट कंपल्सरीली। लॉ को लिखना बहुत जरूरी है, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो उन क्वेश्चंस को याद से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर यूनिट के प्रैक्टिकल केसेस लिख के देखो। मैच और आंसर्स आप कितना परफेक्ट लिख पा रहे हो, इंप्रूवमेंट से उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करो। अगर आप ये करोगे, ट्रस्ट में आपका एग्जाम में एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। इतनी ज्यादा हिस्ट्री मैंने ले रखी है, पूरा स्कैनर, आरटीपी, एमटीपी, आईसीएस, स्टडी मैट सब कुछ है, तो अगर आप नोट्स याद करते हो वही मोर देन सफिशिएंट होता है, बट स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन आंसर्स कंपाइलर्स, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली वांटेड टू नो इफ देयर इज एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड, प्लीज लेट मी नो, देन विल बी एंडिंग टुडेस क्लास। फटाफट फटाफट मुझे बताओ किसी को कुछ डाउट्स हो तो जल्दी से। चलिए सर, नो डाउट सर, नो डाउट्स। थैंक यू सर, इतना टिपिकल यूनिट एक बारी में याद कराने के लिए। अरे क्या बात है सर, मेरा काम ही है। तो चलो सर, मिलते हैं फिर हम लोग कल। प्लीज रिक्वेस्ट है, आज ही 100 यूनिट से निपटा लेना प्लीज, पेंडिंग मत छोड़ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।